माँ बाप बोलते हैं दूध पियो हाइट बढ़ेगी, किसी मूवी में ऋतिक रोशन बोलते हैं बॉर्नविटा पियो हाइट बढ़ेगी, दादाजी बोलते हैं पार्क में लटको तो हाइट बढ़ेगी, कोई बोलते च्यवनप्राश ले लो। और जब हम छोटे थे तब हमको याद है वो सैंडूस की टैबलेट्स भी आती थी कि आप ले लो उससे हाइट बढ़ेगी। तो ऐसे सप्लीमेंट्स का क्या कोई रोल रहता है? आपने अभी जो बोलते बोलते बोला च्यवनप्राश का, मैं एडवाइस करूँगा आप च्यवनप्राश ले लो, हाइट बढ़ेगी। ओके, पेट में थोड़ा विषयांतर कर रहा हूँ मैं, सोना चांदी च्यवनप्राश, ये च्यवनप्राश वो च्यवनप्राश। आचार्य इतने होशियार थे हमारे, इनका डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट आईक्यू था हमारे से। उन्होंने सुवर्ण भस्म, उन्होंने हीरक भस्म नहीं डाला उसमें, और हम लोग एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, आपको पिंपल्स हुआ टीनेजर्स फोड़ छोड़ देते हैं। कितना हमको, आपको सबसे बड़ा स्कैम क्या लगता है? कि मार्केट ही बहुत बड़ा स्कैम है। ट्रीटमेंट मोडालिटी चेंज करनी पड़ती है, मतलब शमन देना है या शोधन देना है, रक्त पे जाने वाली दवाइयाँ देना है, या उसका पूरा पाचन करके स्नेहपान करके। सर आपके हिसाब से सोरियासिस होने के मेजर फैक्टर्स क्या हैं? ये आजकल के टीनेजर्स की बड़ी इनसिक्योरिटीज है। हाइट के ऊपर भी हम कई बार सुनते हैं कि इवन दो फिल्म्स वगैरह में दे यूज प्रॉप्स या दे यूज द कैमरा एंगल्स कि जो लीड हीरो है वो थोड़ा लंबा दिखे। हाइट का स्पेशली पर्सनालिटी पे क्या एज सच रोल आता है? तो ग्रंथों में क्या दिया है हाइट के बारे में थोड़ा अगर आप बता पाएं। उसमें भी एक वर्ड आया है, बाला नाम च अंगवर्धनम। इसका अगर डिकोड करेंगे आप, बाल मतलब क्या सोचते हो आप? एक्चुअली ये पॉडकास्ट हम दोनों साथ में कर रहे हैं, इसके 3 महत्वपूर्ण रीजन है। सबसे पहला रीजन कि आपका गाय के ऊपर जो काम है उस पर मैं बहुत प्रभावित, मतलब मैं इम्प्रेस हूँ उससे। दूसरा, अभी रिसेंटली आपका एक पॉडकास्ट लॉन्च हुआ है हमारे महागुरु के साथ में, वैद्य तपन कुमार जी के साथ में। उसके बाद में मैंने पूरा एपिसोड देखा है वो। तो तीसरा रीजन, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु है, उसमें से रस धातु और अस्थि धातु, इससे हमारी हाइट दिखती। हम नेचुरली बोलते हैं टॉल डार्क हैंडसम, उसमें भी टॉल शब्द आता है शादी के मार्केट में। बराबर, हाँ। देखिए कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब मैं तो इंडस्ट्री पे जाऊंगा ही नहीं। आपने जो बॉलीवुड बोला या फैशन इंडस्ट्री, एंकर इंडस्ट्री, कैबिन क्रू, पायलट, डिफेंस, पुलिस सेक्टर, बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे। लेकिन आपके डेली लाइफ में आपका बायोडाटा बन रहा है, कुंडली बन रही है, उसमें भी आपका हाइट एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। देखिए कितना वास्ट इसका इम्पोर्टेंट है। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, मतलब जो एटॉमिक वर्ल्ड वॉर हुआ था हिरोशिमा नागासाकी पे, तो उसके बाद में जो वहाँ की जनरेशंस थी वो डॉर्फ होना शुरू हुई, मतलब उनका हाइट नेचुरली कम होता था। 4 सिद्धांत मेनली काम करते हैं। सबसे पहला लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, दूसरा दोष धातु मल सिद्धांत, तीसरा सामान्य विशेष सिद्धांत, और चौथा पंच महाभूत सिद्धांत। ये सारे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सैद्धांतिक मेडिसिन इस पे काम करता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शॉर्ट पेरेंट्स इज इक्वल टू शॉर्ट चाइल्ड इज कंपल्सरी। सचिन तेंदुलकर के बेटे की आप हाइट देखना, अर्जुन तेंदुलकर उनसे बड़ी। हम जब बोलते हैं कि फादर की हाइट जितनी होती है मदर की होती है, उससे ज़्यादा उनके बच्चों को नहीं हो पाती। आर माधवन का बेटा देखो आप, आज आप देखो कि मार्केट में मेडिकल से ज़्यादा, मतलब हमारे आयुर्वेद की फैटर्निटी है, पता नहीं मुझे क्यों डरती है, मतलब इतना कि ये हाइट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके चेहरे पे दिखता है मुझे। सच में ये बढ़ता है क्या, कोई गिमिक है? पुरुषम पुरुषम भिक्षम। अब फन फैक्ट मैं बताऊंगा, आप रात को सोते हो और सुबह जब उठते हो तो आपकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर फेल्यूर स्टोरी मैं बताऊं, मेरी 15 साल की बच्ची भी है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका खूब खूब स्वागत है द आयुर्वेदिक पॉडकास्ट में। जैसा हम ऑफ कैमरा अभी थोड़ा डिस्कस कर रहे थे कि हाइट और स्किन ये आजकल के टीनेजर्स की बड़ी इनसिक्योरिटीज है। स्किन थोड़ा ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन हाइट के ऊपर भी हम कई बार सुनते हैं कि इवन दो फिल्म्स वगैरह में दे यूज प्रॉप्स या दे यूज द कैमरा एंगल्स कि जो लीड हीरो है वो थोड़ा लंबा दिखे या थोड़ा उसकी पर्सनैलिटी अच्छी रहे हाइट की वजह से। तो सर जो टीनेजर्स है, लाइक मिनी एडल्ट जिसे हम कह सकते हैं, इन लोगों को हाइट के ऊपर और स्किन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है उनकी इस एज ग्रुप में। तो थोड़ा हाइट के ऊपर सर आज हम आपके साथ और स्किन के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे। हाइट का स्पेशली पर्सनालिटी पे क्या एज सच रोल आता है, क्योंकि आप उस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली ये पॉडकास्ट हम दोनों साथ में कर रहे हैं, इसके 3 महत्वपूर्ण रीजन है जी। सबसे पहला रीजन कि आपका गाय के ऊपर जो काम है उस पर मैं बहुत प्रभावित, मतलब मैं इम्प्रेस हूँ उससे। दूसरा, अभी रिसेंटली आपका एक पॉडकास्ट लॉन्च हुआ है हमारे महागुरु के साथ में, वैद्य तपन कुमार जी के साथ में।
उसके बाद में मैंने पूरा एपिसोड देखा है वो। जी तो और तीसरा रीजन है कि आप खुद नागपुर आए हो जी और हम यहाँ पे रूबरू मिल रहे हैं, 1-to-1 मिल रहे हैं। जी। तो 3 इंपॉर्टेंट रीजन है। थैंक यू अभी आपने जो टॉपिक पूछा है मुझे, मतलब अभी जो सीजन चल रहा है ना, मतलब हम नवरात्रि से लेके संक्रांति तक, जो हम विसर्ग काल बोलते हैं आयुर्वेद का, जिसमें हमारा बल अच्छा होता है एक्चुअली, ओके धातुएं अच्छी होती है, अच्छी अवस्था में होती है, प्राकृत कफ भी बढ़ता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, मतलब ये महाराष्ट्र का परंपरा है, मैं अकेला नहीं करता हूँ, बहुत सारे वैद्य करते हैं, पुरानी परंपरा है, अनुभूत है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी सीख कर रहे हैं हाइट बढ़ाने के लिए, हाइट ग्रोथ करने के लिए, उनके लिए कुछ स्पेशल कोर्स डिजाइन किया है हमने। अच्छा ये मैंने खुद ने नहीं किया, मेरे गुरुओं ने किया है। ओके 40-50 साल से ये चल रहा है। तो मेरे गुरु के शिष्य, उनका शिष्य मैं, तो तीसरी जनरेशन हम ये कर रहे हैं आज। ओके उनके पास लगभग 15,000 लोगों का डेटा है जिनकी हाइट बढ़ी है, और मेरे खुद के पास में 3 साल से अब लगभग 946 लास्ट का आंकड़ा था, 3-4 अच्छा। दिन पहले का। ओके। मेरे पास में खुद का डाटा है जो कलेक्ट कर रहा हूँ मैं। नहीं उसको प्रॉपर पब्लिश भी करूंगा, प्रॉपर अच्छे जर्नल पब्लिश करूंगा, क्योंकि मेरा पीएचडी भी चल रहा है। तो लोग आज पूछते हैं कि भाई अगर डाटा है आपके पास में तो पब्लिश करो, रिसर्च फील्ड में लाओ उसको, या पब्लिक डोमेन में लाओ, जी है ना? जी तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्यों इम्पोर्टेंट है, हम्म, अभी जैसे ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे इतने डिसीजेज है। कोविड के बाद में हम देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ है, या कैंसर बढ़ गया है, या हमारा खान पान, सोराइसिस, ऑटोइम्यून डिसीज, इतने सारे डिसीज है, और वैद्य के सामने इतने सारे चैलेंजेस है, ट्रू सोसाइटी में इतने सारे चैलेंजेस है। वो सब छोड़ के एक नागपुर के वैद्य हाइट पे काम कर रहे हैं। मतलब ये थोड़ा सा हास्यास्पद लगेगा ना जी। कि यार ये छोटा टॉपिक है, इस पे क्यों बात कर रहे हो। जी। लेकिन कैसा है ना, आयुर्वेद जब हम पढ़ते हैं, कोई भी संहिता पढ़ते हैं, संहिता ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें तंत्र युक्तियां होती है। हम्म, आचार्य चरक क्या बोलते हैं, अधिकरण तंत्र युक्ति, आपने अगर सुना होगा नाम, तो अधिकरण तंत्र युक्ति क्या बोलती है, किस कॉन्टेक्स्ट में हम वो चैप्टर पढ़ रहे हैं या संहिता पढ़ रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ओके मतलब अगर संहिताकार को अग्नि का इंपॉर्टेंस वाचक को समझा के देना है कि अग्नि कितना इंपॉर्टेंट है, तो क्या बोलेंगे, सर्व रोगापि मंदाग्नि कारणम, मतलब सभी रोगों का कारण मंद अग्नि है। लेकिन ऐसे बहुत सारे रोग भी है जिसमें मंदाग्नि नहीं होती है, तो क्या रोग नहीं है। आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि सभी रोग का कारण वेगावरोध है, मतलब जो आप नेचुरल अर्जेस है आपके, वो कंट्रोल करते हो तो आपको रोग होते हैं। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा हाइप देने के लिए वो तंत्र युक्ति यूज की है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारा अधिकरण रहेगा हाइट। हाइट तो वो अधिकरण ध्यान में रखते हुए हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। जी तो आपने जो पूछा है कि पर्सनालिटी में क्या रोल प्ले करता है, सबसे पहले तो हाइट ही क्यों। जो एनिमल्स होते हैं हम देखते हैं जिनका स्पाइन नहीं होता है सीधा, उनकी हम हाइट नहीं बोलते, उनकी लंबाई, उनका ऐसे नापते हैं हम, जी जी लेंथ नापते Length, हैं। length। लेकिन जिनका स्पाइन होता है उनकी हम हाइट नापते हैं, बराबर। अभी अगर मॉडर्न साइंस का बोले तो वो ग्रोथ प्लेट्स और बाकी सारी चीजें ब्ला ब्ला अलग चीजें हैं। जो हम पढ़ते हैं आयुर्वेद में 7 धातुएं पढ़ते हैं, जी। 3 दोष पढ़ते हैं, 3 मल पढ़ते हैं, बराबर। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु है। उसमें से रस धातु और अस्थि धातु, ओके इस पे हमारी हाइट डिपेंड होती है। रस हमारे और अस्थि। रस और अस्थि पे हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसको हम बोलते हैं वो हमारे धातु है। हमारा जो स्केलेटन खड़ा है पूरा, उस पे हमारी हाइट डिपेंड है। दूसरा जो है पर्सनालिटी, अगर किसी की पर्सनालिटी एक्सप्लेन करनी है, आप बोलिए मुझे, हम नेचुरली बोलते हैं टॉल, डार्क, हैंडसम, तो उसमें भी टॉल शब्द आता है, शादी के मार्केट में तो खास बराबर। हाँ, शादी मेरी हो गई है लेकिन मैंने बायोडाटा नहीं बनाया। अगर आपने बायोडाटा देखा होगा तो उसमें ऊंचाई या हाइट लिखी होती है। और जो उपवर या उपवधु होते हैं जिनको उनके मैचिंग देखना है, वो हाइट देखती ही है। तो देखिए कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, मतलब मैं तो इंडस्ट्री पे जाऊंगा ही नहीं। आपने जो बॉलीवुड बोला, या फैशन इंडस्ट्री, एंकर इंडस्ट्री, कैबिन क्रू, पायलट, डिफेंस, पुलिस सेक्टर, बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे। लेकिन आपके डेली लाइफ में आपका बायोडाटा बन रहा है, कुंडली बन रही है, उसमें भी आपका हाइट एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो देखिए कितना वास्ट इसका इंपॉर्टेंट है। तो टीनेज की आप बात कर रहे हो, तो टीनेजर्स में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। अगर क्लास में बिलो एवरेज अगर उसका हाइट है तो उसको लगता है कि यार कुछ कम है मेरा, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस है उसका, होशियार है बंदा, लेकिन हाइट कम है, तो उसका स्टडी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे पास में ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं कि यार ये बच्ची है, इसका मेंसेस या मेनार जल्दी शुरू, इसके भी बात करेंगे हम कि जिस बच्चियों का मेनार जल्दी शुरू होता है, अभी तो देख रहे हैं हम कि 10-12 साल में भी मेंसेस शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद भी हाइट कम रहती है। उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। बॉयज में ऐसा देखते नहीं है, सॉरी गर्ल्स दिस टाइम। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिसके लिए हमने इस पे काम करना शुरू किया 3 साल पहले। तो 3 साल
करते 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 इवॉल्व होते होते इस पर स्टडी करते करते डीप रिसर्च चल रहा है हमारा, और साथ साथ में डाटा कलेक्शन भी चल रहा है। दैट्स नाइस। सर थोड़ा जैसे आपने बताया मॉडर्न का कम और आयुर्वेद का ज़्यादा करेंगे, आपने रस और अस्थि धातु का थोड़ा बताया कि जिसका हाइट पे थोड़ा रोल रहता है। अब कौन से ग्रंथों में इसका विवरण डिटेल में दिया हुआ है, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत कम वैद्य काम कर रहे हैं या फिर हमने काफी कम लोगों को जाना है, तो ग्रंथों में क्या दिया है हाइट के बारे में थोड़ा अगर आप बता पाए। एक्चुअली कैसा है ना, ये सोशल मीडिया का जमाना है, मतलब इंसान पूरा फोन में है, तो वैद्य को भी फोन में आना पड़ेगा बाय चॉइस और बाय मतलब फोर्स तो आप बोलो। तो हम जैसे छोटे वैद्य दिखते हैं लोगों को, तो हमारा काम भी दिखता है, लेकिन हमसे भी बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं इसमें और बहुत जेन्युइनली काम कर रहे हैं। अभी जो मैंने बोला रस धातु और अस्थि धातु का, आप देखोगे चरक संहिता का चिकित्सा सार 9 है, उसमें भी एक वर्ड आया है बाला नाम च अंगवर्धनम। मैंने बहुत बार ये बोला भी है। कश्यप के लेहाध्याय में, कश्यप संहिता जो है उसके कुछ पार्ट अभी अवेलेबल है, कुछ तो डिस्ट्रॉय हो गए हमारे, पता है आपको। तो जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें भी कश्यप संहिता में अवेलेबल है। चरक संहिता के रसायन अध्याय में भी इसके रेफरेंसेस है, रसायन पाद जो पहला पाद है उसमें। तो 3-4 जगह पे लगभग 6 से 7 रेफरेंसेस, डायरेक्ट रेफरेंसेस बोल रहा हूं मैं। अच्छा। बाकी तो इनडायरेक्ट आप इंटरप्रेट करो, युक्ति लगाओ आपका। लेकिन बाला नाम च अंगवर्धनम, इसका अगर डिकोड करेंगे आप, बाल मतलब क्या सोचते हो आप? हम सोचते हैं कि बाल मतलब हम जो गोदी में लेते हैं वो बाल, लेकिन आचार्य काश्यप ने बाल की संज्ञा 16 साल तक दी है। मतलब 0 से लेकर 16 तक बाल्यावस्था होती है। तो बाला नाम च अंगवर्धन 16 साल तक तो आप छाती ठोक के बोल सकते हो भाई आयुर्वेद वालों कि आप हाइट बढ़ा सकते हो। अंगवर्धन मतलब क्या है? षडंग शरीर हमारा, अंगवर्धन सारे ऑर्गन्स की वृद्धि, मतलब शरीर की भी वृद्धि, शरीर की वृद्धि मतलब हाइट की वृद्धि। सिंपल ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है, बहुत सारे प्रोसीजर्स भी है, वो करके आप हाइट बढ़ा सकते हो। ओके, थोड़ा सा हम इंडिविजुअलाइज करते हैं, एक बॉय के लिए और एक गर्ल के लिए, आई मीन मेल एंड फीमेल्स के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द फीमेल्स फर्स्ट। फीमेल्स में नेचुरल क्या फैक्टर्स है जिन पे हाइट डिपेंड करती है? अभी आपने भी रिसर्च किया होगा, ये टॉपिक हम जब बात कर रहे हैं तो फीमेल्स में मॉडर्न साइंस बोलता है कि 12 साल 13 साल तक हाइट बढ़ती है। हाँ। उसके बाद थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है या फिर रुक जाती है किसी की। हमने भी ऐसे देखा है कि जब मेनार शुरू होते हैं फीमेल्स में, पहले 13-14 साल में शुरू होते हैं, अभी 10 साल 12 साल में बच्चियों को मैसेज आ जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है, शरीर का मैच्योरिटी बढ़ता है, पित्त दोष जिसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी, और शरीर का जब मेंसेस शुरू हो जाते हैं उसके बाद में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं, स्तन होता है या थाइज होता है, उसकी वृद्धि होना शुरू होती है। तो हमारा न्यूट्रिशन जो होता है, पोषण डिवाइड होता है। तो जो हमारे हाइट पे, हमारे अस्थियों पे वो पोषण जाने वाला था, वो बाकी के सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स पे वो पोषण जाता है, तो उनकी हाइट भी कम रहती है। तो बहुत बार ऐसे देखा है कि मेनार्स के बाद में हाइट स्लो डाउन हो जाती है या बढ़ती नहीं है बच्चों की। तो उसमें भी हमें काम करना है, थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है, लेकिन वो अलग ही डोमेन है। और लड़कों में हम देखते हैं कि ऐसा कुछ दिखता नहीं हमें, तो हम 25 तक, अभी तक के 26-27 तक भी हमने मेडिसिन दिया है और सेंटीमीटर में फर्क देखा है कि उनकी हाइट बढ़ी है। अभी इसमें सिर्फ मेडिसिन काम करता है क्या? तो नहीं, इसमें डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिसिन, एक्सरसाइज, योगा जो भी अवेलेबल है इस पृथ्वी तल पे, तो सारा कुछ यूज करके हम पेशेंट का बेनिफिट कैसे होता है। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं ना, एकम शास्त्रम न अध्ययनम, मतलब जो अवेलेबल चीज है वो सारा। जापान का आपको एग्जांपल देता हूं मैं, आपने अगर सुना होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, मतलब जो एटॉमिक वर्ल्ड वॉर हुआ था हिरोशिमा नागासाकी पे, तो उसके बाद में जो वहां की जनरेशंस थी वो डॉर्फ होना शुरू हुई, मतलब उनका हाइट नेचुरली कम होता था। तो जापान ने लगभग 10-15 साल के अंदर अंदर उनके हाइट को कोप अप किया है। कैसे किया? उनके पास तो आयुर्वेद भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से, व्यायाम से। अच्छा। और हमारे पास तो हमारा भारतीय शास्त्र आयुर्वेद है, योग है, उसका यूज करके तो हम बिल्कुल आने वाली जो हमारी जनरेशन है, पीढ़ी है, उसको तो हम ऊंचा तो बना ही सकते हैं। हाँ। बिल्कुल। सर आपने 4 चीजें खास फोकस की, डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिसिन, योगा। तो एक फीमेल की जब हम बात कर रहे हैं तो इन 4 पे उनको किन किन चीज पे फोकस करना चाहिए? डाइट कैसा होना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अभी लाइफस्टाइल की बात अगर करते हैं हम, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अगर बोलेंगे तो सबसे बड़ा, आज का हमारा टॉपिक नहीं है वो, पीसीओएस है, पीसीओडी जिसको हम बोलते हैं, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मतलब आप कोई भी मेडिसिन लोगे और लाइफस्टाइल अगर आपका अच्छे से सुधारोगे नहीं, मॉर्निंग का रूटीन आप सुधारोगे नहीं, उसमें आप योगा इंक्लूड नहीं करोगे, आपका डाइट सुधारोगे नहीं, नाइट का रूटीन, आप रात्रि जागरण करोगे, रात का सोने का टाइम आपका बराबर नहीं है या डाइट बराबर नहीं है आपका, तो शरीर का क्लेद बढ़ेगा, पीसीओएस जैसे मेदोज ग्रंथि हम जिसको बोलते हैं वो ग्रंथियां बढ़ेगी। और ये सारी चीजें अगर आपके बॉडी में हो रही है, विकृति हो रही है, तो आपका जो प्राकृत बढ़ने वाला जो आपका
आपकी धातुएं है, प्राकृत कफ है, आपका प्राकृत अस्थि धातु है, अस्थिधरा कला है, पुरुष धरा कला है या रस धातु है, वो भी दुष्ट हो जाता है। पीसीओएस में क्या होता है, अपान वायु और रस धातु, ये दोनों दुष्ट होते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारा इंटरलिंक्ड है। हम देखते हैं बाहर से अलग अलग, लेकिन अब जब नाड़ी परीक्षण करते हो ना, तो रस दृष्टि अगर दिखती है तो पेशेंट का आप डायग्नोसिस पीसीओएस से लिखना नहीं है, रस दृष्टि को ही ठीक करना है। और रस दृष्टि अगर ठीक होती है तो हाइट भी ठीक होती है और पीसीओडी भी ठीक होता है। अच्छा, तो अलग अलग दो मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। रस दृष्टि माने ब्लड? रस एक्चुअली ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। रस को लिम्बिक सिस्टम, रक्त को ब्लड, मांस को मसल, मेद को फैट, ऐसा कोरिलेट हमने नहीं करना चाहिए। अच्छा, यस। आयुर्वेद का सिस्टम ही पूरा अलग है। आयुर्वेद ने दिए है एंटिटी सारे 7 धातुओं की। अगर शुक्र मैं बोलूंगा सीमेन, तो आयुर्वेद बोलता है कि शुक्र तो पूरे बॉडी में है, सर्व शरीर व्यापी शुक्र है, तो आप क्या बोलोगे उसको? आज रिसर्च हो रहा है कि बोन मैरो जो है हमारा, वहां से हमारा सीमेन तैयार हो रहा है या शुक्र तैयार हो रहा है। ये तो आयुर्वेद ने पहले ही बोला है कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और मज्जा से फिर शुक्र बनता है। मतलब 7-7 दिन में एक एक धातु हमारी तैयार होती है, तो ऑल ओवर बॉडी में वो प्रेजेंट होती है। आपके फेस से लेके आपके पाम से लेके सब जगह पे शुक्र अवेलेबल है। अगर उसको सीमेन से आप कोरिलेट करोगे और रस से लिम्बिक सिस्टम से कोरिलेट करना ही होगा। अच्छा, यस। सर, फीमेल्स का आपने बताया, मेल्स में आप कह रहे थे कि टिल 26 आप हाइट में अपने चेंजेस किए हैं और आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, देखा भी है। तो मेल के पर्सपेक्टिव से बताइए कि क्या उनका फैक्टर्स रहता है नेचुरली उनकी लाइफस्टाइल में या कुछ भी जिससे उनकी हाइट डिपेंड करती है? जी, एक्चुअली ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले हमें रीजंस पता करना बहुत जरूरी होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में, वाइस वर्सा, कि क्या रीजंस है हाइट कम रहने के, बिलो एवरेज जो हाइट है उनका क्या रीजंस है। इसके बारे में हमने बात भी की है कि बहुत सारे रीजन, मतलब इस पे अगर बात करनी जाए तो 1 आवर हम बात कर सकते हैं। अच्छा। सबसे पहला रीजन अगर देखा जाए तो जेनेटिक फैक्टर, जो 70% एक पार्ट प्ले करता है बिलो एवरेज हाइट में, बराबर। उसके बाद में हमारा आता है ट्विन प्रेगनेंसी, मतलब अगर प्रेगनेंसी ट्विन है तो पोर्शन डिवाइड होता है और हाइट भी कम होती है। उसके बाद में आता है कि अगर प्रीमैच्योर किसी का बर्थ हुआ है 8वें महीने में या 8.5 मंथ में, 7वें महीने में, तो उनका भी हाइट कम रहता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता है माता का, मदर का, तो भी हाइट कम रहती है। कोई अगर बचपन से किसी को मेजर इलनेस है, क्रोनिक इलनेस है, नियोनेटल जॉन्डिस है, तो उसकी भी हाइट कम रहती है। अगर बच्चे का नींद प्रॉपर नहीं हुआ है, लॉन्ग टर्म में अगर स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है बचपन से ही, तो भी हाइट कम रहती है। स्लीप और ग्रोथ हार्मोन का रिलेशन आज मॉडर्न साइंस भी मानता है। और फन फैक्ट मैं बताऊंगा, आप रात को सोते हो और सुबह जब उठते हो तो आपकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है 1 सेंटीमीटर से। अच्छा, सर्च करना आप गूगल पे, अपने व्यूअर से भी बोलिए आप कि चैट जीपीटी करो आप, रात को सोते हो सुबह उठते हो तो हाइट में डिफरेंस आता है क्या। ये भी एक फन फैक्ट है। और भी बहुत सारे कारण है, IUGR है, IUG है, ग्रोथ कम होना होता है यूटेरस में। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए उसका हिस्ट्री लेते, जब हमें पेशेंट का हिस्ट्री जब लेते हैं तो उसमें फैक्टर कौन सा हमारे ध्यान में आ रहा है हाइट कम रहने का, वो देखते हैं। अगर ये सारे फैक्टर नहीं है तो पेशेंट का हम देखते हैं कि अगर गर्ल है तो मेनार्च कब शुरू हुआ है, बॉयज में तो वो दिक्कत नहीं आती है। मैटरनल पैटर्नल, मतलब मदर का हाइट देखते हैं, फादर का हाइट देखते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स का हाइट कैसा है, वो सारा हम देखते हैं। हम जो पूरा ऐसे चार्ट बनाते हैं, पाई डायग्राम बनाते हैं, फैमिली हिस्ट्री। यस। और ब्रदर का, सिस्टर का हाइट देखते हैं। वो सारा देखने के बाद में कोई मेडिकल हिस्ट्री है क्या, वो सारा देखने के बाद में फिर नाड़ी परीक्षण होने के बाद में फिर मेडिसिन का डिसाइड होता है। अभी मैंने जो बोला आपको 25, 26, 27 में भी मेडिसिन दी है, तो ऐसा नहीं कि सबकी हाइट बढ़ती है। 20 साल तक, 19-20 साल तक 95% लोगों की बढ़ती है मेडिसिन से और सारी ये लाइफस्टाइल डाइट से। उसके बाद में 20 से 22 साल में 70% लोगों की बढ़ती है, 30% लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है। मतलब मेरे पास में अगर फेल्यूर स्टोरी में बताऊं मेरी, तो 15 साल की बच्ची भी है जिसको हमने 6 महीने मेडिसिन दिया, प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो किया उसने। उसके पापा आर्मी में ही थे, ऑफिसर। अच्छा। हाँ, हमारे कामठी यहाँ पे नजदीक में एक छोटा टाउन है, तो कैंटोनमेंट है वहां पे। उनके पापा जी आर्मी में है, 15 साल की बच्ची है, कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, सारा कुछ बराबर है। मेडिसिन, लाइफस्टाइल, डाइट, योगा सारा कुछ फॉलो किया, 6 महीने मेडिसिन और सारी चीजें फॉलो की। 1 सेंटीमीटर, मतलब सिंगल सेंटीमीटर भी उनका हाइट नहीं बढ़ा है। ये हमारी फेल्यूर स्टोरी है। अच्छा। और हमारे पास में 27 इयर्स की भी लड़की है जिनका 1.5 सेंटीमीटर 2 महीने में बढ़ा है। पहले महीने में 0.5 सेंटीमीटर, दूसरे महीने में 1 सेंटीमीटर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मतलब हम जो बोलते हैं ना कि हाइट बढ़ाएंगे, ऊंचा कर देंगे आपको, तो पुरुषम पुरुषम विक्षम, ये आयुर्वेद जो बोलता है ना सिद्धांत, तो ये हाइट की ट्रीटमेंट में 4 सिद्धांत मेनली काम करते हैं। सबसे पहला लोक पुरुष साम्य सिद्धांत,
दूसरा दोष धातु मल सिद्धांत, तीसरा सामान्य विशेष सिद्धांत और चौथा पंच महाभूत सिद्धांत। ये सारे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सैद्धांतिक मेडिसिन इस पे काम करता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि दूसरे ग्रह से कोई मेडिसिन मंगल से बना के ला रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। सारा कुछ पेशेंट को देख के, मेडिसिन तो 100 प्रकार के हैं, रेफरेंसेस आपके पास में मेडिसिन है। धातु हमारे शास्त्र में सभी धातुओं की वृद्धि और क्षय के बारे में दिया है, तो आपका वो युक्ति लगा के आप उस पर ट्राई करो, प्रयत्न करो कि कैसे करना है। आपने सर ये बताया कि आपने एक फेलियर स्टोरी आपकी बताई कि 15 की एज में भी उनको नहीं मिला, क्या रीजन? फिर आपने कुछ फाइंड आउट? मैं वही बोल रहा हूँ आपको, पुरुषम पुरुषम भिक्षम। अभी मैंने जो सारी चीजें उनको बताई, शायद हो सकता है कि उन्होंने पूरा फॉलो नहीं किया होगा। मेरे सामने सारी चीजें नहीं। अगर पेशेंट बोलता भी कि मैं रोज व्यायाम करता हूं उठ के, अगर नहीं कर रहा है घर पे तो क्या होगा? बहुत सारे इससे फैक्टर्स होते हैं। मतलब हमारा काम होता है कि यहाँ से हम मेडिसिन दे रहे हैं, डाइट बता रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके पेशेंट क्या कर रहा है उस पर भी सारा कुछ मैटर करता है। सर एक एक करके फैक्टर लेंगे, डाइट या न्यूट्रिशन। आपने जैसे बताया 60 to 70% जेनेटिक का रोल रहता है, तो मैं मानता हूँ 20 से 30% न्यूट्रिशन का या डाइट का भी रहता होगा। कैसा न्यूट्रिशन फॉलो करना चाहिए उस टाइम में जहां हम मानते हैं कि हाइट बढ़ पाएगी? कैसा न्यूट्रिशन रखें? एक्चुअली अभी ऐसा है कि न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं तो प्राकृत कफ की बात इसमें आती है। प्राकृत कफ मतलब श्लेष्मा हमारे शरीर का बल है, और श्लेष्मा प्राकृत कफ जब बढ़ता है तो हमारे अस्थि धातु भी प्रॉपर स्ट्रांग बनते हैं, क्योंकि कफ जब बढ़ता है तो वात शांत होता है, और वात और अस्थि का आश्रय आश्रय संबंध होता है। मतलब जब हम मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन भी हम बोलते हैं कि अभी ये थोड़ा सा, आप मिथ बोलो इसको या साइंस बोलो, हम खड़े होकर लेने को बोलते हैं पेशेंट को। मेडिसिन स्टैंडिंग पोजीशन में लेना है। आपका मेडिसिन आपके गैस्ट्रिक जूस में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, आपको पकवाशे में जाके उसका काम होना चाहिए। मेडिसिन पे कोटिंग होता है, कोई भी आप मेडिसिन देते हो तो चबाना नहीं है, ऐसा बोलते हैं हम पेशेंट को। चबाएंगे तो यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा। आमाशय का जो प्राकृत कफ है उसको पकवाशे में ले जाके वहां का वात शांत करके, पकवाशय का उंडुक जो एरिया होता है, अभी उंडुक मॉडर्न साइंस को पता नहीं है, आयुर्वेद को पता है, जहाँ पे हमारे अस्थि धातु बनती है, अस्थिधरा कला जिसको हम बोलते हैं, वहां का वात जब शांत होता है तब अस्थि धातुएं बनती है हमारी। तो प्राकृत कफ, अस्थि धातु, वात का शमन करना, अस्थि धातु की वृद्धि करना, बेसिकली इसके इर्द गिर्द ये ट्रीटमेंट इवॉल्व होता है। अभी जेनेटिक की आपने बात की, जेनेटिक का ट्रीटमेंट होता है क्या, मतलब क्रैक होता है क्या जेनेटिक? आपने शायद ये कंट्रोवर्शियल होगा, पता नहीं, ये तो बाय ऑन एयर जाने वाला है। सचिन तेंदुलकर के बेटे की आप हाइट देखना, अर्जुन तेंदुलकर, उनसे बड़ी। हम जब बोलते हैं कि फादर की हाइट जितनी होती है मदर की होती है, उनसे ज्यादा उनके बच्चों को नहीं हो पाती। आर माधवन का बेटा देखो आप, स्विमर है प्रोफेशनल, उनकी हाइट ज्यादा है। हमने सर एग्जांपल लिया था विकी कौशल का, उनके पेरेंट्स उनकी हाइट काफी। के गोस्वामी जी है, एक बचपन में हम सीरियल देखते थे विकराल और घबराल, उनके बेटे की हाइट डबल है उनसे। एंजेलिना जोली उनके भी, टॉम क्रूज उनके भी। ये तो मतलब फेमस सेलिब्रिटीज है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स सोसाइटी में जो फेमस नहीं है, उनका भी जेनेटिक क्रैक करके हाइट बढ़ सकती है। तो जेनेटिक्स पे क्या बोलता है आयुर्वेद? इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे हम जेनेटिक्स को। सबसे पहला है बीज शुद्धि, दूसरा है बीज संस्कार, और तीसरा है गर्भ संस्कार या फिर शरीर शुद्धि। चरक संहिता शारीर स्थान 3। हम जब बोलते हैं जेनेटिक्स के बारे में कि मेंडल ने जेनेटिक्स की थ्योरी दुनिया को दी है, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीजें, अभी तो मैं बोलूंगा तो ये लगेगा कि यार पहले दिए तो पहले क्यों नहीं बताया आपने वहां पे आके, लेकिन दिया है। हम पढ़ रहे हैं आज जीन्स के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। आचार्य चरक, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स आप बोल सकते हो इनको। चरक शारीर स्थान 3 अगर आप पढ़ोगे, इतना सटीक जीन्स का वर्णन है कि बीज भाग, बीज अवयव, उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। तो जिस 3 भागों में हमने डिवाइड किया जेनेटिक्स को, बीज दुष्टि या बीज शुद्धि जिसको बोलते हैं हम। तो कोई कपल है जिनको मतलब कंसीव करना है, वो हमारे पास में अगर आते हैं तो बीज शुद्धि पहला स्टेप होता है उनका गर्भ संस्कार में भी। तो बीज शुद्धि जब हम करते हैं, तुकाराम महाराज, महाराष्ट्र ये संत की भूमि है, तुकाराम महाराज जी का एक फेमस अभंग है, उनमें एक लाइन वो बोलते हैं, शुद्ध बीजापोटी फड़े रसाळ गोमटी। इसका हिंदी में मीनिंग अगर बताऊंगा मैं, तो अगर बीज शुद्ध है तो जो फल लगने वाले हैं वो भी अच्छे ही होने वाले हैं। तो बीज शुद्धि जब आप करते हो, प्रॉपर आपका शरीर शुद्धि होने के बाद में पंचकर्म में विरेचन प्रक्रिया है, वमन क्रिया है, बस्ती क्रिया है, ये सारा जो जिसका इफेक्ट बीज पे होता है, आपके शुक्र और आर्तों पे होता है, वो अगर प्राकृत, वो अगर जिसको हम बोलेंगे कि फुल ऑफ पोटेंसी वाले होंगे, तो ही आपका बीज संस्कार प्रॉपर होगा। जी हाँ। तो अगर कंसीव होने के बाद में फिर 9 मंथ्स वो प्रॉपर गर्भ संस्कार फॉलो कर रहे हैं, उसके पहले बीज शुद्धि की, और उसके बाद में
मतलब बच्चा होने के बाद में उसके बाद फिर बाकी के संस्कार चलते हैं, मतलब जन्म होने के बाद में हम जो बोलते हैं ना 16 संस्कार, 16 संस्कार। नामकरण संस्कार, जातकर्म संस्कार, सुवर्णप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, ये सारे संस्कार, उसके साथ साथ गर्भ संस्कार भी, ये बहुत अलग टॉपिक है। ये 3 चीजों को डिवाइड करके हम जीन्स को भी क्रैक कर सकते हैं। सर एक मेल पार्टनर का और एक फीमेल पार्टनर का हाइट में क्या रोल रहता है उनके बच्चे पे, दोनों में से किसका वो ज्यादा इनहेरिट? एक्चुअली हमारे बॉडी में मातृज और पितृज भाव होते हैं। वैसे रसज, सात्मज, सत्वज, बहुत सारे 6 भाव होते हैं ऐसे, लेकिन उसमें से जो पितृज भाव होता है, जिसपे हमारे नाखून डिपेंड है, दांत डिपेंड है, हमारे अस्थि धातु डिपेंड है, स्केलेटन हमारा डिपेंड पितृज भाव पे। तो मोस्टली हमने देखा है कि पितृज भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, आपके हाइट में। यस। इज इट फॉर मेल और फॉर बोथ? दोनों के लिए, दोनों के लिए पितृज भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब फीमेल भी बर्थ लेती है तो उसमें भी पितृज भाव होता ही होता है। हम सब में एक फीमेल और एक मेल होती है, अगर देखा जाए तो जो हम बोलते हैं ना अर्धनारी नरेश्वर, तो सब में होता है, अगर नहीं है तो फिर वो एबनॉर्मल। गॉट इट। जेनेटिक्स पे थोड़ा डिस्कस किया, 1 सेकंड सर, न्यूट्रिशन पे मैं आना चाहूंगा जी, कि मेल के लिए और फीमेल के लिए अगर इंडिविजुअली डिस्कस करें, किस टाइप के फूड्स या स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, या लोग बोलते हैं विटामिन्स ABC, जो भी उनका नाम नोमेनक्लेचर है, क्या इंपॉर्टेंट है एज अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन फॉर मेल्स एंड फीमेल्स? अभी विटामिन्स या मिनरल्स की बात आयुर्वेद नहीं करता है, आयुर्वेद बात करता है धातु की और धात्वाग्नि की और आहार की। अभी आहार और औषधि, इसमें बेसिक डिफरेंस है। आहार रस प्रदान होता है, औषधि वीर्य प्रदान होती है। आहार की मात्रा ज्यादा होती है, वीर्य मतलब औषध की मात्रा छोटी होती है। आप देखिए ना, अगर आपके सामने कोई थाली परोस रहा है तो उसमें भी आप आहार और औषध डिफरेंशिएट कर सकते हो। हाँ। मतलब जो छोटी क्वांटिटी में आप लेते हो, थोड़ा सा नमक लेते हो, थोड़ा सा अचार लेते हो, थोड़ा सा चटनी लेते हो, तो सारा औषध जैसा काम करता है। और दाल, चावल, रोटी, ये सारा आहार काम करता है। तो औषध का काम है धात्वाग्नि बढ़ाना। धातु 7, धात्वाग्नि, अगर कंसेप्ट अग्नि का देखा जाए तो 13 प्रकार की अग्नि होती है जी। जाठराग्नि, पंचमहाभूताग्नि और 7 धात्वाग्नि। पहले जाठराग्नि, फिर 7 धात्वाग्नि, उसके बाद में 5 भूताग्नि। ये तीनों का व्यापार चलते रहता है कंटिन्यूसली। अच्छा। अगर धात्वाग्नि बढ़ानी है तो औषध देना पड़ेगा हमें। मतलब एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल समझेगा आपको। अगर किसी को वेट गेन करना है, हाइट का थोड़ा बाजू में रखते हैं। अभी अगर इंटरनेट पे आप देखोगे कि हाइट बढ़ाने के लिए कुछ डाइट या कुछ मेडिसिन, तो अश्वगंधा और शतावरी, मतलब एब्यूज करके रख दिया है भाई। सबसे बदनाम औषधि कोई है आयुर्वेद की तो अश्वगंधा है। किसी को भी पूछोगे आप अश्वगंधा तो सेक्सुअल पावर, लेकिन अश्वगंधा का ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज होता है। अश्वगंधा अगर देखोगे आप तो आपके मन से लेके, मतलब साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से लेके, आपके मसल की ग्रोथ से लेके आपके अस्थि के सारी जगह पे वो काम करता है। अच्छा। अगर आपकी मेद धात्वाग्नि कमजोर है तो आपको पहले औषधि से वो ठीक करना पड़ेगा, और औषधि से जब ठीक होती है उसके बाद में आहार देना पड़ेगा। मतलब शतावरी अश्वगंधा क्या करेगी? आपकी धात्वाग्नि ठीक करेगी। आपकी धातु बढ़ाएगा कौन? आहार। तो ऐसे आहार क्या है? गेहूं, सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। गेहूं संधान कर्म करता है। गेहूं आपके सारे मसल्स को बिल्ड करने का काम करता है, संधान मतलब। तो गेहूं की रोटी सिंपली आप बोल सकते हो कि आपकी हाइट में भी काम करता है। दूसरा, अहड़ी सुना होगा आपने, गुजराती में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, अड़ू बोलते हैं या हलीमक बोलते हैं, हलीम सीड्स जिसको बोलते हैं। इस पे भी बहुत सारे रिसर्च, मतलब भाव प्रकाश का रेफरेंस भी है इसका। अच्छा। कि हाइट में भी काम करता है, मतलब अंगवर्धन में काम करता है। तो हलीम जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उनको उनके लड्डू बना के देते हैं, गोंद के लड्डू बना के देते हैं। ये सारी चीजें भी काम करती है। अभी वैसे हलीमक देखा जाए, हलीम सीड्स, तो वो गर्म होते हैं, उष्ण होते हैं, तो उसको चबाना नहीं पड़ता है, उसको डायरेक्ट निगलना पड़ता है। तो वो भी अलग अलग टेक्निक से वैसे के वैसे उस टूल से बाहर निकलना चाहिए आपके। दूसरा होता है सफेद प्याज, गुड़ साथ में अगर लेते हो आप तो वो भी प्राकृत कफ बनाता है। ककड़ी, नींबू साथ में अगर लेते हैं तो वो भी काम करता है। तो अलग अलग स्टेप बाय स्टेप हर मंथ में हम मेडिसिन देते हैं। अच्छा। साथ ही साथ पेशेंट को सारा पित्तवर्धक जो आहार है, खट्टा, तीखा, तला हुआ, दही, पापड़, अचार, मसाले वाली चीजें, फर्मेंटेड चीजें, पैक्ड फूड, बासी खाना, मतलब सुबह का शाम, शाम का सुबह, ये सारी चीजें अवॉइड करने को बोलते हैं। आपको घी, आपको देसी गाय का दूध, ऑब्वियसली देसी घी, देसी गाय का दूध, ये सारी चीजें, मक्खन, ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करने को, जो प्राकृतिक कफ बढ़ाती है एक्चुअली। अल्टीमेटली इसके इर्द गिर्द ये डाइट भी दिया जाता है आपका। और इज दिस सेम फॉर मेल्स? यस, दोनों के लिए सेम। दोनों के लिए सेम डाइट है, तो उन पे उसका फर्क पड़ता है। जैसा सर आपने बताया कि अर्ली प्यूबर्टी या अर्ली अपने मेंसेस का बताया,
कि उसका हाइट पे रोल रहता है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी बहुत चर्चित टॉपिक्स है अभी, तो उसका क्या हाइट पे कोई रोल रहता है? एक्चुअली स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिलेटेड टू स्लीप। ओनली अगर स्ट्रेस और एंजाइटी आपको है तो आपका स्लीप बराबर नहीं रहेगा, मतलब बराबर इन द सेंस आप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे सो भी रहे हो लेकिन आपका नींद प्रॉपर नहीं हो रहा है, मतलब नींद क्वालिटी होना वो इंपॉर्टेंट है। कितना टाइम आपने नींद लिया वो जरूरी नहीं है। आपका ग्रोथ हार्मोन और आपका स्लीप, मॉडर्न साइंस ऐसा बोलता है कि दोनों रिलेटेड है। लॉन्ग टर्म में अगर आप बहुत कम सोते हो बचपन से ही तो भी आपका हाइट कम रहता है। तो स्ट्रेस एंजाइटी जिसको हम बोलते हैं मन और रस धातु दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर मन दूषित है आपका तो रस धातु दुष्टि होगी, रस धातु अगर दुष्ट है तो उसके आने वाले जो धातु आगे के रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा वो सारे दुष्ट होंगे। तो रिलेटेड ही सारा कुछ। क्वांटिटी ऑफ स्लीप नहीं लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप स्लीप मैटर्स। अभी देखते हैं ना हम योग निद्रा वगैरह का कंसेप्ट है, तो कम टाइम में भी लोग योग निद्रा करके भी वो सारा कुछ उनका सबकॉन्शियस माइंड को भी शांत कर देते हैं, या ऐसा वो टेक्निक्स है ऐसे कुछ जिससे वो जो दिन भर का थकान है उनका वो भी मिटा सकते हैं। एक और सर हमें क्वेश्चन आया था कि हर एक जगह का पानी अलग अलग रहता है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर ये TDS में पानी का कोई रोल रहता है? हम जो नित्य एक्चुअली जगह का जैसे बोला आपने, पानी तो है सेकेंडरी। जब हम हिस्ट्री लेते हैं देश काल प्रकृति वय ये सारा देखते हैं तो उसमें देश भी आता है। आप देखोगे जो नॉर्थ साइड में हम जाते हैं ऊपर, मतलब दिल्ली से ऊपर जाते हैं हरियाणा पंजाब जम्मू, तो उनके हाइट बाय नेचुरली उनका हाइट ज्यादा होता है, मतलब लॉन्ग स्ट्रेचर वाले होते हैं, बड़े होते हैं। हरियाणा वाले तो अगर कोई 5.5 फुट का 6 फुट का भी है तो बोलेगा ये छोटा है। आप थोड़ा सा नीचे आते हो साउथ में तमिलनाडु केरला जाते हो तो उनका हाइट थोड़ा छोटा होता है। और अपना हमारा गुजरात या हमारा महाराष्ट्र हमारा MP हमारा UP बीच वाला जो पोर्शन है हमारे भारत माता का, उनमें थोड़ा सा सेम वर्ण भी सेम, गेहूं वर्ण होता है उनमें, थोड़ा सा फेयर होता है, थोड़ा डार्क होता है। तो देश का भी इफेक्ट पड़ता है, वैसे ही पानी का इफेक्ट पड़ता है, वैसे ही हमारे आहार का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमको पता है कि जो देसी गाय हम बोलते हैं, देसी गाय मतलब क्या है? इंडियन ब्रीड बॉस इंडिकस। आपके जगह पे जो गाय अवेलेबल है वो आपकी देसी गाय। तो वैसा ही आपके जगह पे जो मेडिसिन अवेलेबल है, मतलब मुझे अगर मेडिसिन करना है महाराष्ट्र के पेशेंट का तो मैं उत्तराखंड से कुटकी बुला के नहीं दूंगा उसको, यहाँ पे जो अवेलेबल है वो दूंगा। मैं केरला से बुला के कोई अलग ही तेल उसको नहीं दूंगा। मतलब आपके जगह पे 200 किलोमीटर के अंदर अंदर जो भी मेडिसिन अवेलेबल है, जो भी आहार अवेलेबल है वो आपके लिए सुटेबल है। यस। तो सर मतलब आपने बताया कि देश का या जगह का रोल रहता है उसमें, जी किस प्रकार से फर्क पड़ता है उसका? एक्चुअली हम जीन्स की जब बात करते हैं तो उसमें आहार सबसे इंपॉर्टेंट है और आहार में देश आता है। अब जीन्स जब बोलते हैं तो क्या होता है, हमारी जनरेशन हमारे मम्मी पापा उनके पीछे की जनरेशन, इसमें अगर कॉमन चीज कोई अगर है तो मसाले है। आप देखना, मतलब मैं गुजरात में अगर काठियावाड़ी खाना खाने आऊंगा मुझे टेस्ट उसका अलग लगेगा। आप यहाँ का सावजी अगर टेस्ट करोगे तो बहुत तीखा लगेगा, लेकिन यहाँ के लोग रोज खाते हैं, यहाँ का तर्री पोहा लोग रोज खाते हैं, रोज उतना तीखा खाते हैं, तो उनके लिए वो तीखा नहीं है। तो जनरेशन बाय जनरेशन चलने वाली जो हमारी इंडियन कुलिनरीज है या हमारे जो स्पाइसेस है वो भी डिफरेंशिएट करते हैं आपके जीन्स को, मतलब लॉन्ग टर्म में, अभी के लिए नहीं। आज मैंने 10 दिन में जाके अगर थाईलैंड में रहता हूँ, वहां का थाई फूड खाता हूँ, मैं थाई नहीं बन जाऊंगा ना। तो हमारा जो बेसिक नेचर है वो हमारा आहार ही हमारा शरीर बनाता है ना। तो वही है, मतलब जीन्स क्या है, हमारे फूड है, न्यूट्रिशन है, आपका लाइफस्टाइल है, और जो आपके फोर फादर से आपके पास में जो आ रहा है वही आपके जीन्स है। तो सर वाटर का भी आपने बताया रोल रहता है। yes. तो कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाटर लेना चाहिए या फिर उसमें कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक वाटर का मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो कूप जल होता है या जो बहता हुआ जल जो होता है वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। यस, ना कि स्टैग्नेंट जल। ओके, थोड़ा सर आयुर्वेद का हम जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, जैसा आपने बताया धातु वगैरह पे भी हमको कुछ मिला था, और एक एलोपैथी ट्रीटमेंट जो लिंग लेंथनिंग या ऐसी कोई सर्जरी, क्या डिफरेंट अप्रोचेस है आयुर्वेद और एलोपैथी का? एक्चुअली एलोपैथी का इसका भी 3 भागों में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला तो एलोपैथी बोलता है कि हाइट बढ़ती है। कब बढ़ती है? आपका अगर एज एडोलसेंस से कम होता है, मतलब 12-13 साल का होता है, तो आपको प्रिसीजन मेडिसिन या ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, वो देके या ऐसी ही चीजें देके, मेडिसिन देके आप हाइट बढ़ा सकते हो। आपका जो फाइनल लेंथ रहेगा, आपका फाइनल हाइट रहेगा लाइफ टाइम के लिए, वो आप बढ़ा सकते हो। सबसे पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, मॉडर्न साइंस क्या बोलता है, अगर आपका एडोलसेंस एज क्रॉस हो गया उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन नहीं है, आपको सर्जिकल लिम्ब लेंथनिंग करना पड़ेगा, जो कि बहुत रिस्की है। मतलब करके भी लोग उतने सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर एक नेवी ऑफिसर है, हमारे पेशेंट है,
उन्होंने ऑप्ट किया था ये सर्जिकल लिम्ब लेंथनिंग। ओ उसके साइड इफेक्ट भयंकर होते हैं, मतलब आप हो सकता है कि आप लाइफ टाइम बेड रिडन भी लो, मतलब आप बेड पे भी रह सकते हो लाइफ टाइम, ऐसे भी साइड इफेक्ट है उसके, बहुत सारे साइड इफेक्ट है। मतलब क्यों ही कोई अभी इस पे भी आऊंगा मैं, मतलब हाइट क्यों ही बढ़ानी है भाई, मतलब चर्चा तो पहले करनी चाहिए थी, क्यों करना है इतना सर्जिकल लिम्ब लेंथनिंग सारी चीजें। ठीक है वो नेवी ऑफिसर है, उसको फर्दर एग्जाम देना है, प्रमोशन करना है, लेकिन सभी लोगों को हाइट क्यों बढ़ाना है? हम सबको अलग वर्ण दिया है, सबको अलग अलग नाक, अलग अलग दांत, अलग अलग आंखें दी है, सबकी हाइट भी अलग अलग है, तो क्यों सबको लंबा होना है? आप ही बताइए। तो वही है, मतलब अगर देखा जाए तो एक चीज चलती है ना कि फैशन इंडस्ट्री में कि कोई ब्यूटीफुल कैसा है, उसके फीचर्स कैसे है, जो मैंने पर्सनालिटी का बताया था, वो टैगलाइन है एक, वो अगर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्स भी नहीं जाएगा, और तब तक ये लोगों के मन का जो डाउट है वो भी नहीं जाएगा कि हाइट सबकी ऊंची ही चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, सबको ट्रीटमेंट लेने की कोई मतलब जरूरत ही नहीं है कि सबको हाइट बढ़ानी है। ये ऑन कैमरा आके मैं मेरे कस्टमर्स भी कम कर रहा हूँ, ठीक है, बता के। नहीं, लेकिन एक हम थोड़ा नोबल कॉज को ध्यान में रख रहे हैं। आयुर्वेद में सॉरी एलोपैथ में सर जैसा आपने बताया कि लिम्ब लेंथनिंग का रहता है, तो आप हाँ, तीसरा एक पॉइंट रह गया था मेरा, जो एलोपैथी साइंस या मॉडर्न साइंस जिसको हम बोलते हैं, वेस्टर्न साइंस। 2 पॉइंट तो मैंने बताया, सबसे पहला वाला ग्रोथ हार्मोन वाला, दूसरा लिम्ब लेंथनिंग वाला, तीसरा अभी रिसर्च चल रहा है, प्री क्लिनिकल स्टेज में है, एनिमल स्टडीज वगैरह चल रही है उनकी, कि उनका प्रिसीजन मेडिसिन या इको मेडिसिन या जीन थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, वो उस पर काम चल रहा है कि स्पेसिफिक कोई प्रिसीजन मेडिसिन देके इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करके हम हाइट बढ़ा सकते हैं क्या, आफ्टर एडोलसेंस भी, उसके भी ट्रायल चल रहे हैं। यस, लिम्ब लेंथनिंग सर चर्चा में तो है ही, और कई लोग उसके ऊपर हमने जब रिसर्च कर रहे थे ये कह रहे हैं कि अभी एडवांसमेंट्स इतने बढ़ गए हैं कि यू कैन लाइक आप 20 से 40 दिन में यू कैन रोम लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। तो आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आया था, मतलब जैसा आपने नेवी का बताया, लेकिन आपने उनको सजेस्ट किया कि आप ये करवाओ, या आप उसके खिलाफ? मैं खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर आपका प्रोफेशनल का पार्ट है, मतलब आपको डिफेंस में हो, आप पुलिस में हो, या आपको जरूरी है आपके जीविका के लिए, तो आपने ऑप्ट करना चाहिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। मैं उस पक्ष में नहीं हूँ कि आपने छेड़छाड़ करनी चाहिए। हाँ, अगर आपका टीकेआर वगैरह कर रहे हो आप, या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर रहे हो, तो वो अलग बात होती है, लेकिन सिर्फ दिखने के लिए मतलब सर्जिकल लिम्ब लेंथनिंग कर रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। एक और हमें सर क्वेश्चन आया था कि दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए, क्या एज लिमिट है जिसके बाद दे शुड स्टॉप वर्किंग, अब हाइट नहीं ही बढ़ेगी फॉर मेल एंड फॉर फीमेल? हमने इसके पहले भी बात की कि मेरे पास में एग्जांपल है 15 साल की बच्ची का, और दूसरा एग्जांपल है मेरे पास 27 इयर्स की लड़की का भी। तो मैं एडवाइस करता हूँ 10 से 18-19 साल तक आपने ये मेडिसिन, ये ट्रीटमेंट ऑप्ट करना चाहिए। 10 to 19। यस, उसके बाद में चांसेस थोड़े से कम होते जाते हैं, मतलब परसेंटेज वाइज थोड़ा सा डिक्रीज होते जाता है। फिर वो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, जैसा आप फॉलो करते हो वैसा। लेकिन छाती ठोक के अगर बोल सकते हैं, जो संहिता में लिखा है वैसा बोल सकते, तो 16-17 साल तक तो बिल्कुल बोल ही सकते हो कि बढ़ सकती है, बढ़ सकती है। यस। एक और सर हमारा एक छोटा सेगमेंट है मिथ वर्सेस फैक्ट, के लोग ये कहते हैं कि एक्सरसाइज की एक हमारी बात पेंडिंग है, उसी में ये क्वेश्चन है कि किस तरह के व्यायाम हम करें नित्य में, ताकि हमारा ये हाइट का जो है वो हमारा नॉर्मल लाइफस्टाइल ही मेंटेन रहे, किस प्रकार की एक्सरसाइजेस हमें करनी चाहिए? राइट, जब मैंने बात शुरू की थी तो मैंने सिद्धांतों के बारे में बात की थी। ओके, तो उसमें एक पंचमहाभूत सिद्धांत में मैंने बोला था जी। पंचमहाभूत मतलब क्या है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। तो जैसे वायु विभजती जिसको हम बोलते हैं, तेज ये न पचती, है ना, वैसे ही आकाश विवर्धयति, विवर्धन मतलब वृद्धि करना आकाश का काम है। आपके जो दोनों जॉइंट्स है उसके बीच की जो स्पेस है उसका लेंथनिंग करना, वृद्धि करना, वो आकाश का काम है। तो सारे स्ट्रेचिंग के व्यायाम, रस्सी के ऊपर कूदना, स्किपिंग, सर्वांगासन, ताड़ासन, पश्चिमोत्तानासन, वृक्षासन, ये सारे व्यायाम जिनमें स्ट्रेचिंग होता है। अभी इसमें अवॉइड क्या करना है? अवॉइड करना है शोल्डर प्रेस, अवॉइड करना है कुचिपुड़ी, कथकली डांस, क्योंकि आपकी ग्रेविटी, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंबाली के पास रहती है। ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, ये आप क्या करते हो? आपकी ग्रेविटी को अंबालिकल। तो वो सारी चीजें अवॉइड करना है आपको। क्या करना है? सारे स्ट्रेचिंग के व्यायाम करना है। आकाश विवर्धयति, ये सिद्धांत ध्यान में रखते हो अपने सारे व्यायाम, जो योगा मैंने अभी जो बताया वो सारे करते हो आप, तो उसका भी इफेक्ट बिल्कुल दिखता है आपको। ओके, तो एक ही उसके पैकेट पुलअप्स से क्या हाइट गारंटी बढ़ती है? गारंटी दे सकता नहीं हूँ, उसका भी काम वही है, आकाश विवर्धयति, दोनों जॉइंट के बीच में की स्पेस जो होती है
आप लटकते रहोगे, सिर्फ हाइट उस पर नहीं बढ़ेगी। सिर्फ लटकने से, वो ऐड भी आती है ना, सिर्फ लटकने से हाइट नहीं बढ़ेगी। एक्चुअली हमारे उसमें था जैसे बचपन में माँ बाप बोलते हैं दूध पियो हाइट बढ़ेगी, किसी मूवी में ऋतिक रोशन बोलते हैं बॉर्नवीटा पियो हाइट बढ़ेगी, दादाजी बोलते हैं पार्क में लटको तो हाइट बढ़ेगी, कोई बोलते च्यवनप्राश ले लो। और जब हम छोटे थे तब हमको याद है वो सैंडूस की टैबलेट्स भी आती थी कि आप ले लो उससे हाइट बढ़ेगी। तो ऐसे सप्लीमेंट्स का क्या कोई रोल रहता है? आपने अभी जो बोलते बोलते बोला च्यवनप्राश का, मैं एडवाइस करूंगा आप च्यवनप्राश ले लो, हाइट बढ़ेगी। ओके च्यवनप्राश का आप श्लोक देखोगे, हाँ। उसमें भी ये वर्ड आता है बाला नाम च अंगवर्धनम। अच्छा, यस, तो 49 कंटेंट्स है उसमें। ओके, उसमें भी बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है मार्केट में। थोड़ा विषयांतर कर रहा हूं मैं, सोना चांदी च्यवनप्राश, ये च्यवनप्राश वो च्यवनप्राश। आचार्य इतने होशियार थे हमारे, इतने मतलब उनका डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट आईक्यू था हमारे से। उन्होंने सुवर्ण भस्म, उन्होंने हीरक भस्म नहीं डाला उसमें, और हम लोग मार्केटिंग करने के लिए सोना चांदी च्यवनप्राश। ऑलरेडी 50 इंग्रेडिएंट उसमें है, उसमें आप सोना डाल रहे हो, उसको और गुरु कर रहे हो पचने में, तो क्या ही होगा। मतलब मुझे नहीं लगता वो शास्त्रोक्त पद्धत है। अभी इस पे कंट्रोवर्सी भी हो सकता है, लेकिन वैद्य ने बनाया हुआ, आपके नजदीकी किसी वैद्य ने बनाया, खुद भी आपको घर पे बनाते हो, तो भी ये एज अ आप सप्लीमेंट जिसको बोलते हो, तो अच्छा सप्लीमेंट है। च्यवनप्राश इज द बेस्ट। बाकी जो हमने डिस्कस किया Yes. उसमें च्यवनप्राश शुड बी टेकन। फास्ट फूड का हाइट पे क्या कोई इफेक्ट पड़ता है? फास्ट फूड ये है परियुषित अन्न, जो मैंने अवॉइड करने को बोले थे, जिससे पित्त बढ़ता है। खट्टा, तीखा, तला हुआ, दही, पापड़, अचार, मसाले वाली चीजें, इसमें फास्ट फूड भी आता है और पैक्ड फूड भी आता है। तो ये सारी चीजें हमारी पित्त को बढ़ाती है। पित्त बढ़ा तो प्राकृतिक कफ नहीं बढ़ता है, वो कनेक्टेड ही है सारा। शॉर्ट पेरेंट्स इज इक्वल टू शॉर्ट चाइल्ड, इज इट कंपलसरी? नॉट कंपलसरी। एग्जाम्पल तो दिया है हमने हाँ। के गोस्वामी जी का। तो जीन्स को क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। Okay. बहुत सारे लोगों का अगर डाउट होता है तो मैंने जो 3 चीजें बताई, बीज शुद्धि, बीज संस्कार और गर्भ संस्कार, ये फॉलो कीजिए आप। अभी मेरे गुरु का एज अगर देखोगे, उनकी प्रैक्टिस 40 इयर्स की है। 40 इयर्स में उनके पहले जो पेशेंट थे, जो बच्चे उनकी पेशेंट थी, हाइट की पेशेंट, उनके जो बच्चे हैं अभी, वो उनके पेशेंट नहीं है। दैट्स नाइस। समझ जाओ कि मेडिसिन जनरेशन बाय जनरेशन भी काम कर रही है। तो सर मतलब जब, और मेरे गुरु बोलते हैं कि अगर आपको मतलब बीज शुद्धि, बीज दृष्टि, वो सारा ठीक है, लेकिन आपको अगर जीन्स में अल्टरेशन करना है क्रोमोसोम्स में, तो काक प्रदेश जो होता है हमारा, वहां पे जलोकावचरण अगर आप करते हो तो भी जेनेटिक्स डिसीज में वो काम करता है। अच्छा, यस, अभी इस पे रिसर्च करना चाहिए। दैट्स ट्रू। जैसे आपने बताया काफी काम तो मतलब आप अपने माता के अंदर से बाहर आओ उससे पहले भी काफी बिल्कुल रोल डिपेंड करता है। तो एज अ लाइक पेरेंट व्हेन यू आर प्लानिंग टू कंसीव, तो भी ये सब आपको लाइक यू कैन डेवलप योर पर्सनालिटी। अगर आप शॉर्ट स्ट्रेचर के हो तो आपने आपका ऑफस्प्रिंग, आपके बच्चे अगर थोड़े से आपको ऊंचे चाहिए, तो आपने पहले से प्लानिंग करना चाहिए, पहले से प्लानिंग करना चाहिए, हाइट बढ़ जाएगी। आज आप देखोगे मार्केट में मेडिकोस से ज्यादा, मतलब हमारे आयुर्वेद की जो फैटर्निटी है, पता नहीं मुझे क्यों डरती है, मतलब इतना कि ये हाइट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके चेहरे पे दिखता है मुझे। सच में ये बढ़ता है क्या, कोई गिमिक है? भाई आपका संहिता अगर बोलता है आपको, आपकी संहिता अगर बोल रही है कि बाला नाम च अंगवर्धनम, तो आपने छाती ठोक के बोलना चाहिए कि बढ़ती है। नॉन मेडिको इसमें इतना काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और इसको जनरलाइज कर रहे हैं। मतलब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सामने नहीं आ रहे हो, आप इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में हो। जब तक वैद्य सामने आके इसका शास्त्रोक्त तरीका क्या है, कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे हिस्ट्री लेना है, कैसे सोचना है इसके बारे में, जब तक वैद्य नहीं करेंगे तब तक तो ये जैसे एक एक दवाइयां हमारे हाथ से जा रही है, वैसे ये भी जाने वाला है, चले जाएगा। और आपने सही बताया सर, हम ऑनलाइन देखते हैं सिर्फ इतना लिखेंगे हाइट इंक्रीज मेडिसिन या सप्लीमेंट, इतनी सारी कंपनियां हैं जो यूट्यूबर्स की वीडियो आएंगे आपको, कोई वैद्य दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। वो बहुत मेन पॉइंट है, यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस है, ये खा लीजिए वो कर लीजिए, बट वैद्य का जो शास्त्रोक्त है वो नहीं है। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। सर हाइट का थोड़ा हमने डिस्कस किया, एक और टॉपिक जो टीनेज में बहुत चलता है और उस पर ज्यादा फोकस भी करते हैं, स्किन। सर स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द बॉडी डेफिनेटली। और जो हमारे पास अभी डेटा है या हम देखते हैं कि इतनी सारी कॉस्मेटिक कंपनीज हैं, ये सनस्क्रीन, ये SPF, ये उसका स्कैम निकला, ये वो, तो थोड़ा उसके ऊपर बताइए कि एक टीनेजर होने के नाते या एक 20, 25, 30 साल का जो ऑडियंस है, हमारा भी है, आई थिंक आपका भी वही ऑडियंस है, यूथ ऑडियंस, वो कैसे पता करे कि मेरा खुद का स्किन हेल्दी है या नहीं? एक्चुअली स्किन डिसीज की बात करनी जाए तो सबसे ज्यादा स्किन डिसीज क्यों दिखता है हमें, अगर देखा जाए
तो हमारे बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन अगर कोई है तो वो स्किन है। स्किन, स्किन पे जाने वाली दवाइयां भी सबसे ज्यादा है, मतलब कुष्ठ का आप चैप्टर पढ़ोगे आयुर्वेद का, तो 18 प्रकार के कुष्ठ, उस पे जाने वाली अलग अलग दवाइयां, मतलब कीटिप कुष्ठ, औदुंबर, कपाल, मंडल, ये सारे कुष्ठ के प्रकार, उसकी संप्राप्ति, उसकी जाने वाली दवाइयां, पूरा भंडार पड़ा है, बराबर। तो इसको चूज करके, मतलब अगर आप डिफरेंशिएट भी करोगे ना तो 3 ही प्रकार से डिफरेंशिएट मॉडर्न साइंस भी करता है, रोम भी करते हैं। मॉडर्न साइंस क्या बोलता है, एक तो फ्लैट है, या तो एलिवेटेड है, या तो डिप्रेस्ड। फ्लैट अगर है, मतलब अगर फ्लैट है आपका स्किन का लीजन कोई, तो वो पित्त है। अगर उभरा हुआ है, एलिवेटेड है, तो कफ है। और अगर डिप्रेस्ड है तो मतलब वात है। हमारा दृष्टि वात पित्त कफ में ही चलता है, मॉडर्न साइंस कुछ भी बोले। तो अगर दिखता आपको वैसे है, आपका पिक्चर वैसा दिख रहा है, तो उसको वैसे वैसे मेडिसिन देना है। अगर आपने जब बोला ये सन प्रोटेक्शन क्रीम और बाकी सारी चीजें, इसका कंटेंट अगर देखोगे आप, तो जिंक वगैरह दिखता है इसमें। हमारे आयुर्वेद में यशत भस्म दिया है, तो वो उसका ही डेरिवेटिव है। तो आपका कुछ चीजें उठा के उसका अच्छा पैकेजिंग करके आप समाज के सामने अगर लाओगे, दुनिया ला रही है, आप कम पढ़ रहे हो, तो आप बोल नहीं सकते कि हमारा कुछ ले लिया उन्होंने, आप कम पढ़ रहे हो उसमें। सर, आयुर्वेद के हिसाब से एक हेल्दी स्किन की डेफिनेशन क्या है? हेल्दी स्किन की डेफिनेशन आयुर्वेद में सारता दी है, धातुओं की सारता। जो व्यक्ति रससार रक्तसार है, मतलब कोई व्यक्ति अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन का भी है, मतलब भगवान कृष्ण की हम पूजा करते हैं, लेकिन वो उनकी स्किन हेल्दी है, मतलब सावली सूरत हम बोलते हैं, मोहनी मूरत। तो अगर आपको देख के किसी को प्रसन्न लग रहा है, हेल्थ का डेफिनेशन भी हमको पता है कि मैं बहुत बार बोलता हूँ समदोष समाग्निश्च सम धातु मलक्रिय, धातु में 7 धातुएं आगे सारी आपने, और नीचे का जो लाइन है प्रसन्न आत्मे इंद्रियार्थमना स्वस्थ इत्याभिधीयते, वो आपको देख के लगना चाहिए। आपके स्किन पे अगर मुंह से है, आपके स्किन पे अगर इरोजन से, आपके स्किन के ऊपर दाग है, सफेद दाग है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी स्किन बाकी के हेल्दी नहीं है। उतना पार्ट आपका अगर अनहेल्दी है, स्किन के 7 लेयर, सप्त त्वचा जिसको हम बोलते हैं, वो आज मॉडर्न साइंस जब देख रहा है माइक्रोस्कोप से, 5000 साल पहले आचार्य सुश्रुत जी ने एक बहते हुए नहर में बॉडी को बांध के रखा। बॉडी को बांध के रखने के बाद में, स्किन फूलने के बाद में, उसके बाद में 7 लेयर देखी, अभिभाषणी, श्वेता, ताम्रा, ये सारे लेयर्स का डिफरेंशिएशन 5000 साल पहले उन्होंने किया। तो आपकी कौन सी लेयर में क्या डिसीज है, मतलब अगर देखोगे आप, श्वित्र, सफेद दाग जिसको हम बोलते हैं, रस, रक्त, मांस, 3 धातुओं तक ही जाएगा वो, मतलब उसके बाद में उसका पेनिट्रेशन नहीं है। लेकिन कुष्ठ जिसको हम सोरासिस या ऑटोइम्यून डिसीज जिसको हम बोलते हैं, वो 7 धातुओं तक जाता है, मतलब रस, रक्त, मांस में अस्थि तक भी हमने देखा है। उतना टाइम उसको लगता है। 20-20 साल का सोरासिस आपको अगर ठीक करना है तो मिनिमम पूरी तरह से ठीक करने के लिए 10 से 12 महीने लगते हैं। और पेशेंट को चाहिए क्विक फिक्स, तो पेशेंट क्या लगाते हैं, स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक, एंटीफंगल। तो आपको टेम्पररी रिलीफ तो मिलेगा, वो सप्रेस तो होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर बॉडी से बाहर निकालना है तो आपको होलिस्टिक वे ही अप्रोच करना पड़ेगा। उसमें शरीर का शोधन से लेके शमन औषधियां, लोकल एप्लीकेशन, ऑयल, ये सारी चीजें रहेगी। मेडिसिन क्या देखिए ना आपकी ड्रग का रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, मेडिसिन कहाँ से देना है, ओरली हम लेते हैं या नजल रूट से हम लेते हैं, तो एक स्किन पे भी लगाने के लिए हम देते हैं ऑयल। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारा स्किन भी है। ऐसा बहुत सारी चीजें स्किन में हमारे आती है। तो जब मैं बोलता हूँ कि स्किन डिसीज या कुष्ठ, ये त्वचा विकार नहीं है, मानस विकार ज्यादा है। तो इसका कोरिलेशन अगर लगाए हम, तो त्वचा, रस धातु और मन, ये तीनों चीजें लिंक होती है। ये तीनों चीजें का अगर आप सोचोगे, तो आप मन पे जाने वाली अगर दवाई देते हो तो भी स्किन डिसीज ठीक होता है धीरे धीरे। अच्छा सर, अभी टीनेजर्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो उनकी एज में ज़्यादातर पॉपुलर और जिसमें ज़्यादातर बड़े बड़े ब्रांड्स भी अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालते हैं, एक्ने को आयुर्वेद किस तरह से देखता है? एक्ने को मुख दूषिका या तारुण्य पीठिका करके आयुर्वेद बोलता है। कोरिलेट नहीं बोलूंगा मैं, तरुणावस्था में आती है इसलिए तारुण्य पीठिका जिसको हम बोलते हैं। एक्ने वल्गैरिस, या किसी को पीठ पे एक्ने आते हैं, किसी को चेहरे पे आते हैं, किसी को बटक्स पे आते हैं, वो सारा आपका शरीर का रक्त दुष्टि या पित्त दुष्टि ही दर्शाता है। किसी किसी को सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब आपको पीसीओडी है, आपका आर्तव दुष्टि है, आपका अपान वायु दुष्ट है, तो भी उसका सेकेंडरी सिम्टम आपको शरीर पे फेशियल हेयर्स, ब्रेस्ट पे, चेस्ट पे हेयर्स दिखते हैं और पिंपल्स भी दिखते हैं। तो आपका रूट कॉज अगर आप ठीक करते हो, अपान वायु ठीक करते हो, रक्त ठीक करते हो, रक्त की
रक्त का क्लेद ठीक करते हो, शरीर में बना हुआ क्लेद ठीक करते हो, तो भी पिंपल्स ठीक होते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, आप अगर देखोगे तो प्रिस्क्रिप्शन में कैशोर गुग्गुल से लेके गंधक रसायन से लेके शंख भस्म से लेके बहुत सारे ऐसी क्लेद नाशक भी दवाइयां हैं, रक्त प्रसादक दवाइयां, उसको देके आप पिंपल्स तो बहुत इजीली ठीक हो जाते हैं। मतलब आपको कोई बड़ी बड़ी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको ना क्लिंडामाइसिन की जरूरत पड़ती है, ना आपको डॉगी साइकिलिंग की जरूरत पड़ती है। मेरे पास में खुद एमबीबीएस डॉक्टर भी आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, सारा कुछ ट्राई करने के बाद में तभी मैं इतना कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा हूँ। तो सर आपने बताया कि रक्त धातु ठीक करने से, मतलब ब्लड को ठीक करने से एक्ने, तो ये बड़ी बड़ी फिर क्रीमों का क्या कोई है, फिर आउटर एप्लीकेशन का कोई? हम जब ऑयल लगाते हैं लोकल एप्लीकेशन, वो भी एक मेडिसिन ट्रांसफर करने का ही जरिया है ना, वैसे ही क्रीम भी काम करती है, मॉइस्चराइज करती है क्रीम। ओके, तो जो मॉडर्न क्रीम्स है आप उसके फिर मैं उसके अपोज में नहीं हूँ। आपने उसमें कंटेंट देखना चाहिए। जैसे मैंने बोला, आप अगर सनस्क्रीन लगा रहे हो तो उसका कंटेंट देखो ना, उसमें जिंक वगैरह ही कंटेंट है, वो आपका ईशर भस्म है। आप अगर उसको अच्छे फॉर्म में लाके मार्केट में प्लेस करते हो कि ये नेचुरल है या केमिकल फ्री है, पैराबिन फ्री है, एसएलएस फ्री है, तो लोग क्यों नहीं यूज करेंगे? लोग भी लेंगे। हम भी बहुत सारे क्रीम बनाते हैं, मेलेस्मा क्रीम बनाते हैं, हम कुमकुमादी क्रीम बनाते हैं। अच्छा। तो उसमें बहुत मिनिमम आपको चीजें जो है जो नेचर से डिराइव नहीं है वो डालनी पड़ती है। मतलब बहुत सारे बेस ऐसे होते हैं जो प्लांट बेस होते हैं, उसमें आप यूज कर सकते हो। पिंपल्स की जब हम बात कर रहे थे तो सर उसमें क्या फैक्टर्स है जिससे आपको पिंपल्स होते हैं? मैंने पहले बताया कि आहार विहार वाला। दूसरा, कोई अगर आपको डिसीज है तो उसका सेकेंडरी सिम्टम, सेकेंडरी उपद्रव के रूप में भी वो पिंपल्स रह सकते हैं। आहार विहार कैसे? जैसे जो भी पित्तवर्धक आहार विहार है, जो भी खट्टा, तला हुआ, तीखा, ऑयली फूड जिसको हम बोलते हैं, रोड साइड फूड, जंक फूड जिसको हम बोलते हैं, जो आपका गट डिस्टर्ब करता है, आपका अपान वायु डिस्टर्ब करता है, आपके पित्त को डिस्टर्ब करता है, अल्टीमेटली जाके वो रक्त को डिस्टर्ब करता है, और वो दिखता है आपके स्किन पे। आपकी त्वचा, आपका चेहरा, आपके स्किन पे जो दिख रहा है वो आपके हेल्थ दर्शा रहा है। इंटरनली आपका क्या हाल हो रहा है आपकी त्वचा दर्शा रही है। मिरर। यस, इसलिए मिरर बोलते हैं। तो देखना है कि आपके चेहरे पे तो मुंह से, लेकिन अंदर क्या क्या बिगड़ा हुआ है वो पहले ठीक करना पड़ेगा, वो दिख जाता है। यस। आपने सर आहार विहार बताया, क्या विहार में आप बताना चाहेंगे जो आजकल के टीनेजर्स बहुत करते हैं एंड वो उनको रोक देना? टीनेजर्स भी क्या, हम भी करते हैं। सबसे पहला तो हमारा फोन है, मोबाइल, ठीक है। रात में फोन लेके हम स्क्रॉल करते रहते हैं। अब बोलोगे आप, मैंने स्क्रॉल अगर नहीं किया तो आपका वीडियो भी दिखता नहीं है, आप जो बात कर रहे हो, ठीक है। पूरी दुनिया फोन में है आज, तो हमें भी बाय चॉइस बोलो या बाय फोर्स फोन में आना ही पड़ा। तो सुबह उठने से लेके आयुर्वेद में जैसे दिया दिनचर्या, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो बोलता है मॉडर्न साइंस, उसका ही मतलब अगर मदर वर्जन बोला जाए तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम जिस पे काम करना है हमें, तो दिनचर्या से लेके ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ से लेके रात्रिचर्या, बेड रूटीन कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें आयुर्वेद है। मतलब अंजन, नस्य, आज सेलिब्रिटीज ऑयल पुलिंग कर रही है, तब जाके गंडूश और कवल का इंपॉर्टेंस आपको दिख रहा है। लेकिन दंत दार्ढ्यकर, कांति लाना, गंडूश करता है कांति लाने का काम। आपके चेहरे पे ग्लो अगर आ रहा है तो आपका डेली रूटीन कैसा है वो आपने देखना चाहिए। आपका मल प्रवृत्ति कैसा है, आप उठे बराबर आपका पेट साफ अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी आपके चेहरे पे दिखता है। यस। अच्छा, ऐसे कौन से सर गट हेल्थ में कनेक्शन है जो स्किन के ऊपर दिखता है जो आपने बताया? गट ब्रेन एक्सिस मॉडर्न साइंस बोलता है आज। लेकिन आज अगर हम कोई हेवी फूड रात में लेते हैं और दूसरे दिन हमारा अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो इमीडिएटली आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेशेंट बताते हैं इवनिंग तक उनके पिंपल्स या कुछ ना कुछ उनके बम्प्स दिख जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ ईचिंग हो जाती है। कल रात में उन्होंने पनीर खाया, कल रात में उन्होंने दही खाया तो आज शीत पित्त उमड़ गया उसको। कल उन्होंने नींबू या कुछ ऐसा अल्कोहल वगैरह लिया उन्होंने, तो उनका आज स्किन का प्रॉब्लम इरप्ट हो गया। तो देखिए आप गट का कितना इंपॉर्टेंस है। मतलब आप पेट में कुछ चीजें डाल रहे हो, लीवर में वो बाईपास होने के बाद, लीवर में जाने के बाद में, डाइजेस्ट होने के बाद में सारी चीजें हमारे स्किन पे दिख रही है। तो हमारा खान पान, अगर सात्विक नहीं बोलूंगा मैं, खान पान अगर अच्छा रहेगा, शुद्ध रहेगा, केमिकल फ्री रहेगा, वो तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता है उतना रहेगा, तो आपका गट, आपका ब्रेन, आपकी स्किन, आपकी त्वचा जिसको हम बोलते हैं, वो सारा हेल्दी रहेगी। कौन से ऐसे फूड्स हैं जो एकदम ही अवॉइड करने चाहिए? एकदम ही अवॉइड करने चाहिए ऐसे फूड सारे जो मैंने हाइट में बताया, पित्त बढ़ता है, वही फूड यहाँ पे भी लागू पड़ता है। मैं हर पेशेंट को बताता हूँ मैक्सिमम लवण रस, जो नमक वाली चीजें है। अभी नमक
हम बोलते हैं, लेकिन जो हिडन नमक होता है, हमारे बिस्किट में नमक होता है, हमारे तोश में नमक होता है, बहुत सारे पिज्जा बर्गर भी खाते हैं उसमें नमक होता है, मेयोनीज में नमक होता है, बहुत सारी चीजों जहाँ पे नमकीन या नमक होता है, सॉल्ट होता है, वो डालना है हमें। खाने में ऊपर से नमक नहीं डालना है। अग्नि संस्कारित अगर सॉल्ट होता है, मतलब खाने के अंदर अपन डालते कुक करते समय, तो उतना वो हार्मफुल नहीं है। और अगर पॉसिबल है तो आपने रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक यूज करना चाहिए, ना कि दूसरा जो नमक। यस। तो लवण वर्जित आहार अगर आप लेते हो तो भी स्किन के लिए वो वरदान जैसे काम करता है लॉन्ग टर्म में। सर 2 टाइप की स्किन्स लोग कहते हैं, एक ऑयली स्किन रहती है, ड्राई स्किन रहती है। आयुर्वेद में क्या यही 2 टाइप की स्किन्स है या ज्यादा प्रकार? एक्चुअली टाइप ऑफ स्किन ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया है आयुर्वेद में, स्किन के लेयर दिए हैं। ओके। और ऑयली और जो आप बोल रहे हो ड्राई, उसमें मॉडर्न साइंस बोलता है कि जो पोर्स होते हैं, सीबम सिक्रीशन होता है, ऑयल सीक्रेट होता है, तो ऑयली स्किन है। आयुर्वेद बोलता है कि वात अगर बढ़ता है तो ड्राइनेस बढ़ता है। ड्राइनेस बढ़ता है मतलब क्या होता है, अगर पेशेंट का हम एग्जामिन करते हैं, जब पेशेंट हमारे सामने आके बैठता है, दर्शन पर्शन और प्रश्न, तो दर्शन में हमें दिखता है कि ड्राई स्किन है कि ऑयली स्किन है। लेकिन आजकल देखोगे आप तो पेशेंट मॉइस्चराइजर लगा के आता है, तो आप ड्राई स्किन कैसे पहचानोगे? तो ये उंगलियों के बीच में देखना है, कान के पीछे देखना है कि ड्राइनेस कितना है, क्योंकि यहाँ पे तो वो नहीं लगाएंगे मॉइस्चराइजर। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स भी होते हैं। तो रुक्षता कब बढ़ती है? जब वात बढ़ता है, जिसको आपने ड्राइनेस बोला। वात प्लस, उसके लिए मेडिसिन अलग। वात प्लस प्लस, उसके लिए मेडिसिन अलग। वात प्लस 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 तो फिशर्स, कट्स आते हैं स्किन पे, उसके लिए मेडिसिन अलग। ऐसा ही आपने ऑयली स्किन पे जाना है। ओके। यस। दोनों स्किन टाइप्स के लिए, फॉर एग्जांपल अगर ऑयली है और ड्राई स्किन है, क्या कुछ ऐसे आपने जैसे बताया आप क्रीम्स या आयुर्वेदिक कुछ होम रेमेडीज आप बता सकते हैं जो हम करें तो एटलीस्ट पिंपल्स है या एक्ने वो सब ना आए? ऐसे तो कुछ रेमेडीज नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन आपका लाइफस्टाइल, आपका डाइट, अपने आहार में स्निग्धांश, अगर आपका ड्राई स्किन है तो अपने आहार में आपने देसी गाय का घी इंक्लूड करना ही चाहिए। मॉर्निंग में उठे बराबर घी 1 चम्मच लेना है, ऊपर तालू को लगना चाहिए। तालू मूलम क्लोमम च। आपका उदक व स्रोतस जो होता है, स्रोतस 13 प्रकार के स्रोतस बोले आयुर्वेद में, स्रोतस का मूल स्थान तालू होता है। तो उसका सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं होता, आप देखोगे पानी जब आप ऊपर से पीते हो तो आपकी प्यास जाती नहीं है, वही ग्लास मुंह को लगा के पीते हो तो जल्दी प्यास जाती है। तो तालु मूलम क्लोमम च, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। वैसे आपने 1 चम्मच चाट के लेना है, ऊपर लगना चाहिए। तो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आपके बॉडी में भी वो घी का इफेक्ट दिख रहा है। हम जब स्नेहपान करवाते हैं, मतलब पंचकर्म जब करते हैं, शोधन क्रिया होती है आयुर्वेद की, तो स्नेहपान करते करते लास्ट के कुछ दिनों में तो पैर के तलुओं में, मतलब जब चप्पल पहनता है पेशेंट, उसमें भी हमें घी दिखता है। और जब स्टूल पास करता है उसमें भी घी दिखता है। तो वो स्नेह सिद्धि के लक्षण दिखते हैं। तो देखिए, हमारे बॉडी को भी बोला है ना, स्नेह सारम अयम पुरुषम, मतलब हमारा शरीर ही स्नेह से बना हुआ है। अभी स्नेह को 2 वे से लो आप, प्यार भी बोल सकते हो आप, और घृत तेल वसा मज्जा, जो 4 स्नेहाध्याय में 4 स्नेह दिए, वो भी बोल सकते हो। तो ड्राई स्किन वालों ने कोई भी स्निग्धांश और स्नेहांश इंक्लूड करना चाहिए। अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, अगर आपकी स्किन ड्राई पड़ रही है, तो कुछ ना कुछ आपका प्यार कम पड़ रहा है खुद के प्रति, वो ध्यान में रखना। तो सर कुछ ट्रेंडिंग स्किन केयर और वायरल जो ये लोग इन्फ्लुएंस होते हैं इंस्टाग्राम से या अपने इन्फ्लुएंसर से प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे कि कई लोग वो आइस थेरेपी के, आप आइस में अपना फेस रख के फॉर सम मिनट्स या समथिंग वो कर सकते हैं, साइंटिफिक है उसके ऊपर कुछ आपका? एक्चुअली मेरी स्टडी नहीं है उसमें, लेकिन मैं जो देखता हूँ आयुर्वेद के एंगल से अगर देखता हूँ जी, तो शीत गुण बढ़ाता है आपके। जो अगर मॉडर्न साइंस बोलता है कि आपकी कैपिलरीज जो होती है, माइक्रो कैपिलरीज और कोलेजन आपके जो होते हैं, उसको टाइट करता है, तो मे बी वैसा उसका इफेक्ट दिखता होगा। ओके। ग्लूटाथियोन पिल्स और कोलाजन सप्लीमेंट्स, इसमें भी मेरा कोई स्टडी नहीं है। बढ़ गया है। ओके। लोग ये कहते हैं सर कि एक्ने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे होते हैं, तो दैट इंडिकेट्स सम ऑफ द अदर इश्यूज कि आपके ये बॉडी पार्ट में ये प्रॉब्लम हो सकता है। होता होगा ऐसे, आयुर्वेद में तो ऐसा मेरे पढ़ने में ऐसा नहीं आया है। बहुत बार हम कोरिलेट करते हैं कि बाकी टीसीएम जो चाइनीज मेडिसिन है, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, उस पैथी में अगर दिया होगा तो हो सकता है। ओके। एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, आपको पिंपल्स हुआ, टीनेजर्स फोड़ देते हैं। कितना हार्मफुल है? बहुत हार्मफुल है। आपके नाखून, वहां पे होने वाले जर्म्स, आप उसको कुरेदते हो, सारी चीजें मैटर करती है, मतलब वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक और चीज है सर, डिओड्रेंट्स जो बहुत चलते हैं, उसको स्किन पे यूज करना चाहिए, डायरेक्टली नहीं करना चाहिए? एक्चुअली लॉन्ग टर्म में तो वो हार्मफुल ही है। अच्छा, यस।
कितना भी ऑर्गेनिक या कितना भी नेचुरल, उससे अच्छा आप परफ्यूम यूज करो, कपड़े पे यूज करो, नॉट ऑन द बॉडी। अगर आपको लगाना है तो आप बहुत सारे ऐसे पाउडर्स भी अवेलेबल है जो केमिकल फ्री होते हैं, वो आप यूज कर सकते वो हो। कर सकते हैं। बेस्ट आयुर्वेदिक रेमेडीज या हर्ब्स जो टीनेजर्स घर पे रख सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन फॉर स्किन केयर, फॉर स्किन केयर। एलोवेरा, बेस्ट। कुमारी, ओके, यस। डायरेक्ट उसको फिर एप्लीकेशन कैसे करना है? एज अ मॉइस्चराइजर करके आप कोई दूसरी चीज लगाते हो, उससे जगह पे आप कुमारी लगा सकते हो। आजकल सर स्किन मार्केट में, बिकॉज आप स्किन पे इतना काम कर रहे हैं, आपको सबसे बड़ा स्कैम क्या लगता है? एक्चुअली स्किन मार्केट ही बहुत बड़ा स्कैम है। अच्छा। अगर देखा जाए तो 99% जितने भी प्रोडक्ट हम देख रहे हैं उसको पलटा के अगर आप देखोगे, अभी बहुत बड़ी मुहिम भी चल रही है ना, लेबल पड़ेगा इंडिया। हाँ। तो अब लेबल पढ़ना कभी, उसमें आप देखना कभी सर्च करके देखना, भी चैट जीपीटी पे अवेलेबल है। सारी जो चीजें है जो बाहर कंट्रीज में बैन हो रही है, अभी तो शिफ्ट हो रहा है वैसे कि नेचुरल पे जो चीज आप खा सकते हो वो प्रोडक्ट आपने आपके स्किन पे लगानी चाहिए। सिंपल। यस, अगर आप वो चीज खा सकते हो तो आपने लगानी चाहिए, इतना सेफ वो होना चाहिए। हम इसके बारे में स्किन के ऊपर जब हम रिसर्च कर रहे थे, 2 प्रोडक्ट हमको मिले थे। एक था कुमकुमादी करके एक प्रोडक्ट था जो एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत चलता है, कुमकुमादी तेल करके, और दूसरा था शद्दोदकृत। आप थोड़ा इसके बारे में बता पाएंगे? दोनों चीजें अलग अलग डोमेन में काम करती है। ओके। कुमकुमादी कांदी बढ़ाने में काम करता है, शद्दोदकृत एज अ नेचुरल मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हो। शद्दोदकृत का मतलब ही हो कि 100 बार धोया हुआ घृत। तो बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस भी है आयुर्वेद में जो यूज करके उसका जो पोटेंसी होता है, आप जब धोते हो घी को वो, तो उसका जो फॉर्म बनता है वो आपके स्किन के लिए एब्जॉर्बेबल बनता है। तो डार्क सर्कल है आपको, पिंपल्स है, या अपने किसी जगह पे आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, वहां पे आप वो लगा सकते हो। कुमकुमादी कांति बढ़ाने में काम करता है। कांति मतलब ग्लो बढ़ाने में काम करता है। यस। ओके। स्किन की जब हम बात कर रहे थे तो थोड़ा सा हम सोरियासिस के ऊपर भी डिस्कस करना चाहेंगे। आई थिंक आपका भी काफी वर्क रहता है सोरियासिस में। सोरियासिस को आयुर्वेद में क्या कहा गया है? एक्चुअली सोरियासिस या कोई भी स्किन डिसीज जो है, एक तो कुष्ठ या क्षुद्र कुष्ठ, क्षुद्र रोग में आते हैं जो पिंपल्स वगैरह आप जो बोल रहे हो, क्षुद्र रोग सुश्रुत संहिता में एक्सप्लेन किया है। और कुष्ठ रोग, कुष्ठ में भी बहुत सारे टाइप्स है, उसके अंडर ही आता है। और सोरियासिस जो आज मॉडर्न साइंस बोलता है ऑटोइम्यून, तो आयुर्वेद में भी अगर देखा जाए तो धातुगत कुष्ठ की अवस्था दी है। रसगत, रक्तगत, मांस में, अस्थि, मज्जागत, जितना डीपर जाता है वो उतना ही हमें एफर्ट्स लेना पड़ता है, उतने हमें ट्रीटमेंट मोडालिटी चेंज करनी पड़ती है। मतलब शमन देना है या शोधन देना है, रक्त पे जाने वाली दवाइयाँ देना है, या उसका पूरा पाचन करके, स्नेहपान करके, फिर दोष, जैसे अगर देखा जाए, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कोई अगर कपड़ा है, मैला कपड़ा, उसको अगर कलर करना है हमें, तो आप क्या करोगे? पहले उसको तो धोने के बाद भी कलर करोगे ना। वैसे हमारे बॉडी का है, अगर कपड़ा मैला है, ऊपर से आप दिख रहा है मैला दिख रहा है, तो उसको धोना पड़ता है। धोना मतलब शोधन करना पड़ता है, धोने के बाद ही फिर वो कलर करता है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर आपकी गाड़ी आप सर्विसिंग करते हो हर किसी ड्यूरेशन के बाद में, या 1000 किलोमीटर चल गया, 10,000 किलोमीटर चल गया, आप सर्विसिंग करते हो। हमारे बॉडी का भी वैसे ही है, 10,000 किलोमीटर का बॉडी की सर्विसिंग करते। आप गाड़ी की सर्विसिंग करते हो, लेकिन आप बॉडी के बारे में सोचते नहीं हो, आप वैसे ही चल रहे हो। तो अगर आप कुष्ठ आपको नहीं भी है, आपको स्किन डिसीज नहीं भी है, तो भी आपने एज अ स्वस्थ व्यक्ति आपने पंचकर्म को ऑप्ट करना चाहिए। अच्छा। सर आपके हिसाब से सोरियासिस होने के मेजर फैक्टर्स क्या है? एक्चुअली सोरियासिस या कुष्ठ के बहुत सारे फैक्टर्स है, आहारज, विहारज, जो साइकोलॉजिकल भी है, पर कुछ पाप कर्म भी बोले हैं। आयुर्वेद पुनर्जन्म को भी मानता है। ओके। अगर मैंने गुरुओं से सीखा है मेरे, उन्होंने मुझे बताया था कि जब कोई आत्मा किसी शरीर से निकलती है और दूसरे शरीर में जाती है, तो वो आत्मा ब्लूप्रिंट लेके निकलती है। मतलब आपके जो संचित कर्म है इस जन्म के, अगर पूरे नहीं होते हैं तो वो ब्लूप्रिंट लेके आत्मा दूसरे शरीर में एंटर करती है। आप देखोगे 3-3, 4-4 साल के बच्चे को कैंसर है या सोरियासिस है, कोई भी हेतु नहीं मिलता है। विटिलिगो है, फादर को मदर को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है, पहली बार किसी को हो रहा है, तो आप क्या लॉजिक लगाओगे उसका? बाकी मुझे मॉडर्न साइंस का पता नहीं। आयुर्वेद आत्मा, मन, आयुर्वेद पुनर्जन्म सारी चीजें मानता है, अध्यात्म मानता है। अगर आप नास्तिक हो तो मैं समझा नहीं सकता आपको कैसे काम करेगा। अगर देखा जाए आपने कि बहुत सारे ऐसे हेतु भी दिए हैं आयुर्वेद में, मतलब कुष्ठ के रोगाधिकार में गुरु का अपमान करना,
ये भी एक हेतु दिया है। कोई गिल्ट अगर पेशेंट के मन में है, कोई किसी का रुम है, कोई चौर्य कर्म किया है, कोई चोरी की है उसने, या कोई पाप कर्म किया है, तो वो भी ब्लूप्रिंट लेके आत्मा आता है। या आपने अगर कुछ साल पहले कुछ चीजें दिमाग में सोच के कुछ चीजें की, वो भी आपके अंदर अगर गिल्ट है, वो गिल्ट जब तक आपका निकलेगा नहीं तब तक आपका डिसीज भी निकलेगा नहीं, आप कितना भी ट्राई कर लो। और ऐसा भी होता है, आप चिकित्सा अगर आप बोलते हो तो चिकित्सा के भी पर्याय है। चिकित्सिदम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम। प्रायश्चित एक चिकित्सा का पर्याय है। तो जब तक उस व्यक्ति का प्रायश्चित कंप्लीट नहीं होता है साइकिल, तब तक वो डिसीज उसको छोड़ता भी नहीं। आप देखोगे बहुत बार दिखता है कि पेशेंट इसके पास गया, उसके पास गया, उसके पास गया, 10 डॉक्टर घूम के आया और 11वें डॉक्टर के पास में आके उसने सिंपल एक दवाई दी और पेशेंट ठीक हो गया। गांव में कैसे हुआ? प्रायश्चित कंप्लीट हुआ उसका। तो बहुत बार हम बोलते हैं कि हम सिर्फ आई ट्रीट ही क्योर्स, हमें बस प्रयत्न करना है, हम कोई भगवान नहीं है। मैं आपको ऊंचा बना दूंगा, मैं आपका डिसीज ठीक कर दूंगा, ऐसे टॉल क्लेम बिल्कुल नहीं करना है। हमने तो ऐसे ही सीखा है। हम बुखार का भी गारंटी नहीं लेते। आपका बुखार किस चीज से आया है तो देखना पड़ेगा ना। हम टेस्ट नहीं करवाते, हम टेस्ट पे डिपेंड आज भी नहीं है। आप बोलोगे कि कैसे प्रैक्टिस करते हो, वैसे ही प्रैक्टिस करते हो जैसे सीखा है हमने। तो सोरायसिस ये जितना स्किन का डिसीज है उतना ही मन का डिसीज है, आपके रस धातु का डिसीज है, आपके आत्मा का डिसीज है। कैंसर भी वैसा ही है, आपके आत्मा का डिसीज है। इसीलिए कैंसर ठीक अगर करना है, अनकंट्रोल्ड सेल की ग्रोथ है ना, तो वो अगर सेलुलर लेवल का उन्माद अगर है तो वो ठीक करने के लिए भी आत्मा की चिकित्सा करनी पड़ती है। सर कुछ क्वेश्चंस हमें आए थे ऑनलाइन, उसके हम लेना चाहेंगे। एक फीमेल थी, उन्होंने कहा है कि मुझे पीसीओएस है और एक्ने भी है, और उन्होंने कहीं सुना था या सोशल मीडिया पे पढ़ा था कि डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दो। क्या ये सही है? अगर क्लेद है, मतलब एक्ने उनके पस पकड़ रहा है एक्ने में, तो उन्होंने क्लेद जनक चीजें बंद करनी चाहिए। क्लेद जो भी चीजें क्लेद उत्पन्न करती है वो बंद करनी चाहिए। उसमें मिल्क भी आता है तो वो बंद करनी चाहिए। मैं मिल्क को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अभी मिल्क भी बहुत सारे प्रकार के मिल्क है मार्केट में, प्लांट बेस्ड है, सोया मिल्क है, सारी चीजें क्लेद बढ़ाती है, तो उन्होंने बंद करना चाहिए। एक फीमेल है, जैसे हमने आगे डिस्कस किया, उन्होंने ऑनलाइन देख के ही स्टार्ट यूजिंग आइस ऑन माय फेस, और अब उनको आइस बर्न्स और रैशेस है। क्या कर सकते हैं? यही होता है ना, कोई एक वीडियो देखेगा, अभी अपन बात कर रहे हैं, और बाम्बू शूट खाने लग जाएगा। मतलब एक दवाई के बारे में मैंने बात कर दी कि ये आधा ग्राम ये लीजिए, उसमें आधा ग्राम ये मिलाइए, उसमें ये मिला के फिर सुबह ये कीजिए, ये चल रहा है आज। लोगों को वही सुनना है। तो अगर ये देख के आप कुछ कर रहे हो तो उसका आपको भुगतना भी पड़ेगा। अगर आपको कुछ चीजें कंसल्ट करनी है, आप जैसे आप जाते हो वकील के पास जाते हो, आप सीए के पास जाते हो, वैसे आपने आपके नियरेस्ट डॉक्टर के पास में जाके, मैं ये नहीं बोलूंगा आयुर्वेद डॉक्टर, आपके मॉडर्न होम्योपैथी एलोपैथी जो भी आपके डॉक्टर है उनके पास में जाके आपने कंसल्ट करना चाहिए। उनका स्टडी है भाई, 4 साल का 5 साल का स्टडी है उनका, पीजी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा आपके होम रेमेडीज में और उनके प्रिस्क्रिप्शन में। It's true. एक क्वेश्चन ये था कि आई एम हैविंग अ बैक एक्ने, व्हाट आर योर सजेशंस टू रिमूव दैट? फर्स्ट हमें उसका रूल आउट करना पड़ेगा कॉज, ये सेकेंडरी है या प्राइमरी है। मतलब अगर कुछ दूसरा कोई डिसीज है, उसका उपद्रव स्वरूप या उसका सेकेंडरी कॉज अगर एक्ने है, तो पहले वो डिसीज का रूट कॉज ठीक करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर लोकल एप्लीकेशन और सिंपल आम पाचन, रक्त का पाचन करके भी मेडिसिन देके भी ठीक होता है, और कुछ पथ्य पालन करना पड़ेगा बस। ओके, यूजिंग टू मच रेजर ऑन माय फेस कैन कॉज पिंपल्स। ये एक बर्निंग इशू है बहुत। मैंने ऐसी मतलब मजाक में ही हमने एक लेप बनाया, रोम शातन लेप नाम से, मेरे कैटलॉग में भी डाला है मैंने, बायो में लिंक में। ऐसे मजाक में सिंपल चीजें मिक्स करके, जैसे हरताल दिया है, टंकन दिया है, त्रिफला दिया है, शंख दिया है, ऐसे बहुत सारे लेखन करने वाले स्क्रैपिंग द्रव्य जो होते हैं, और भशित रत्नावली का रेफरेंस भी है इसका कि रोम शातन लेप का, तो वो यूज करके आप सिंपल तक्र में उसको लगाते हो तो आपके रोम में निकल जाता है धीरे धीरे। तो वो प्रोडक्ट इतना फेमस हुआ है, मतलब बहुत कम प्राइस है उसकी, लेकिन हमें रोज उसका ऑर्डर आता है। तो मैंने उसमें लिखा है कि गेट रीड ऑफ डेली रेजर्स, डेली वैक्सीन, आप लेप लगाइए रोम शातन लेप। तो एक बड़ी कंपनी जो कॉस्मेटिक कंपनी है, उसके ओनर का भी मुझे मैसेज आया
अच्छा, कि ये कैसे करते हो आप, ये इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या? मैं बोला ये कुछ पेटेंटेड नहीं है, शास्त्रोक्त है, कर सकते हैं। तो वो रेजर अगर आप यूज कर रहे हो तो उसकी जगह पे आपने ऐसे आयुर्वेद लेप है बहुत सारे, आपके नियरेस्ट वैद्य से कंसल्ट करके आप वो लेप भी लगा सकते हो। ओके। काफ़ी कुछ सर हमें समझने मिला इस पॉडकास्ट से, एंड थैंक यू सो मच आपको कि लास्ट के 15-20 मिनट जो सोरियासिस किया वो डिस्कस किया, दैट वाज रियली अमेजिंग। काफ़ी कुछ नया जानने को मिला और ये समझने को मिला कि हाइट एंड स्किन वो इनसिक्योरिटीज़ को ना रख के शायद हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छा आहार विहार से हम काफ़ी कर पाएंगे। आयुर्वेद के पास इन दोनों का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो है ही, जैसा आपने बताया कि आपके नज़दीकी जो ऑथेंटिक वैद्यर्स है या डॉक्टर्स उनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। बट वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमको थोड़ा बहुत समय दिया इस पर डिस्कस करने के लिए। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे, हम एक और बार आपसे रूबरू होना चाहेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।